हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांटिक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैडम यान ने यान झिगाओ, यान झीवान और यान झिकियान को बुलाया और जल्द ही यान परिवार में हर कोई इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि क्या हो रहा है। कुछ समय पहले यान वेनशिव, यान वेंजी और यान वेनहुई को भी बुलाया गया था। इससे सभी लोग काफी असहज महसूस करने लगे। मुख्य आंगन में मैडम ली बेसुध होकर अपने चाय के कप के साथ खेल रही थी। उसकी भौहें पहले से कहीं अधिक शिथिल थी। थोड़ी देर के बाद उसने हान शिनरान से आह भरते हुए कहा, बूढ़ी औरत आखिरकार प्रबुद्ध है। यह सुनकर हान शिनरान को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा है। क्या इसका मतलब यह है यान परिवार विभाजित होने जा रहा है? उसने स्वाभाविक रूप से इस विचार को पूरे दिल से मंजूरी दे दी। जहां तक मुख्य घर का सवाल है, दूसरी शाखा के लोग बोझ के अलावा कुछ नहीं थे। दैनिक आधार पर उनका समर्थन करने के लिए कुछ चांदी बचाना ठीक था, लेकिन मुख्य मुद्दा यह था कि दूसरे चाचा में आत्म जागरूकता और सम्मान की बहुत कमी थी। टकहेल रखना एक ऐसा कार्य था जो परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकता था। इसका प्रभाव वास्तव में बहुत हानिकारक था। बाहरी तौर पर लोगों को यान परिवार की नैतिकता के बारे में बुरा कहना पड़ा, और अंदर से यह संभावित रूप से परिवार के युवा सदस्यों के लिए एक बुरा उदाहरण स्थापित कर सकता था। एक परिवार को लंबे समय तक समृद्ध बनाए रखने के लिए परिवार के लोकाचार और नियम बहुत महत्वपूर्ण है। फिर रिश्वत की स्वीकृति हुई। इतनी मूर्खता की सबूत मालकिन के पास छोड़ दिया गया। उसने लगभग सोचा कि उसका दूसरा चाचा मूर्ख था, और आखिरकार उसके दूसरे भाई वेंजी ने भी दादा और पति की कोई मदद नहीं की। वो जो देख सकती थी, उससे पता चला कि उसका कोई निवेश मूल्य नहीं था। दूसरी शाखा को रास्ते से हटाना निश्चित रूप से मुख्य घर के लिए हानिकारक नहीं तो हानिरहित होगा। तीसरी शाखा के लिए तीसरे चाचा और उनकी पत्नी काफी ईमानदार थे। जब से उसने यान परिवार में शादी की, उसने तीसरी शाखा के बारे में कोई परेशानी पैदा करने के बारे में नहीं सुना था। पूरा परिवार शांत और अच्छे व्यवहार वाला था। ऐसा कहा गया था कि उसका तीसरा भाई वेंताओ महत्वाकांक्षी था और अपने चौथे भाई के साथ उत्तरी सीमा पर गया था जहां लड़ाई लड़ी जा रही थी। सक्षम और यह जानने वाली कि कब आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, तीसरी शाखा रुक सकती है। आखिरकार उसके पति को भी समर्थन की जरूरत थी। दूसरी शाखा में जू क्यून ने भी बुढ़िया के इरादों का अनुमान लगाया। यह देखकर कि उसकी सास अभी भी बेखबर थी, केवल अपने ससुर को डांटने और शिकायत करने में व्यस्त थी, उसने आह भरी और अपने शब्दों को निगल लिया। इस बार उसके ससुर ने जो गलती की वह बहुत गंभीर थी। उसके सबसे बड़े चाचा और चाची दोनों क्रोधित थे। शायद अलग होकर और अलग अलग रहने से उसके सबसे बड़े चाचा और चाची अभी भी अपने भाईचारे के बंधन पर विचार कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दूसरी शाखा में हाथ बंटा सकते हैं। यदि वे एक साथ रहना जारी रखते हैं तो भविष्य में उसके ससुर की कोई भी छोटी गलती पुरानी शिकायतों के साथ नई शिकायतें जोड़ सकती है, संभवतः दोनों परिवारों के बीच सभी सद्भावना को नष्ट कर सकती है। यान यहुआन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा चिंता से घिर गया था। मुख्य घर के समर्थन के बिना दूसरी शाखा आम लोगों से अलग नहीं होती। वह और उसकी बहन बड़ी हो रही थी। भविष्य में वे किस प्रकार के अच्छे परिवार में शादी कर पाएंगे? तीसरी शाखा में वो परिवार को काफी सहजता महसूस हुई। आखिरकार सबसे बड़े भाई और भाभी उनकी उपेक्षा नहीं करेंगे, चाहे परिवार विभाजित हो या नहीं। अब वो मुख्य रूप से अपने बड़े बेटे के बारे में चिंतित थी, जो उत्तरी सीमा पर था। वेनशियो और वेंजी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके वेंताओ का किसी से वादा भी नहीं किया गया था। उसे कब बहू मिलेगी? काफी रात हो चुकी थी जब यान झिगाओ और अन्य लोग अंततः बुढ़िया के कमरे से बाहर निकले। यान झीवान को छोड़कर हर कोई ठीक लग रहा था, जो स्पष्ट रूप से व्यथित था, और उसे चलने के लिए यान वेंजी के समर्थन की आवश्यकता थी। यान झिगाओ ने उसकी ओर देखा और कुछ न कहते हुए अपने होंठ एक साथ दबा लिए। यदि उसका दूसरा भाई अपने तीसरे भाई की तरह ईमानदार और अच्छा व्यवहार करने वाला होता, तो वह दूसरी शाखा के परिवार का समर्थन करने को तैयार होता। दुर्भाग्य से यह भाई बहुत ही व्यवहारहीन था। वेंजी, पिताजी का अच्छा ख्याल रखना, उन्होंने कहा। यान वेंजी, जो पीला पड़ गया था, ने सिर हिलाया। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी दादी परिवार को विभाजित करने और यहां तक दूसरी शाखा को उनके पैतृक घर में वापस भेजने का सुझाव देंगी। पैतृक घर लौटते हुए पूरे दिन किसानों के एक समूह का सामना करते हुए, उनके चेहरे मिट्टी की ओर और पीठ आसमान की ओर, दूसरी शाखा के लिए भविष्य में क्या संभावनाएं होंगी। यान वेंशियो ने यान वेंजी के कंधे को थपथपाया और यान झिगाओ के पीछे चला गया।
यान झिकियांग ने यान झियुआन और यान वेंजी को तबाह होते हुए देखकर सांत्वना के कुछ शब्द कहना चाहा, लेकिन उनके दूसरे बेटे यान वेनहुई ने उन्हें रोक दिया। यान वेनहुई ने कहा, दूसरे चाचा, दूसरे भाई, बहुत देर हो गई है। आपको आराम करने के लिए वापस जाना चाहिए। हम भी अब वापस जा रहे हैं। इतना कहकर वह यान झिकियांग को अपने साथ खींचकर जल्दी से चला गया। उनके कुछ दूर जाने के बाद यान झिकियांग ने अंततः असंतोष के साथ कहा, मैं तुम्हारे दूसरे चाचा को सांत्वना देना चाहता था, तुमने मुझे क्यों रोका? यान वेनहुई खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक सके और बोले, पिताजी, चाचा के परिवार को दादी ने हमारे गृहनगर वापस भेज दिया था, जबकि हमारी तीसरी शाखा अंकल बो के पास रहती है। अब हमारा परिवार जो कुछ भी कहता है वह उचित नहीं लगता है। चाचा के स्वभाव के कारण वह यह भी सोच सकते हैं कि हम दिखावा कर रहे हैं। तीसरे भाई के अनुपस्थित होने और माता पिता दोनों ईमानदार व्यक्ति होने के कारण अनिवार्य रूप से आगे आकर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उस पर आ गई। यान झिकियांग ने मुंह दबाकर जवाब दिया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उसका दूसरा भाई वास्तव में ऐसा ही था। उसने और कुछ नहीं कहा और अपने दूसरे बेटे के साथ तीसरी शाखा के आंगन की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने आह भरते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा परिवार इतनी जल्दी विभाजित हो जाएगा। यान वेनहुई ने उत्तर दिया, बेटा सोचता है कि यह वास्तव में काफी अच्छा है। हम हमेशा अंकल बो पर भरोसा नहीं कर सकते, अंकल बो भी थक जाएंगे। यान झिकियांग ने सिर हिलाया। आज मां ने परिवार को विभाजित करने का प्रस्ताव रखा और न तो अंकल बो और न ही वेनशिव ने इसके खिलाफ एक शब्द भी कहा, जिससे पता चला कि वे वास्तव में विभाजन चाहते थे। अपने पिता की परेशान अभिव्यक्ति को देखकर यान वेनहुई ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, चिंता मत करो। हमारी तीसरी शाखा में थर्ड ब्रदर और मैं हैं। मास्टर ने कहा कि अगले साल मैं परीक्षा दे पाऊंगा और हालांकि मैं बिग ब्रदर की तरह पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूं, मेरा मानना कि मुझे कम से कम एक विद्वान बनने में कोई समस्या नहीं होगी। यान झिकियांग ने हल्के से अपने बेटे के सिर पर हाथ मारा, क्या तुम हमेशा इसी तरह अपनी प्रशंसा करते हो? तुम बिल्कुल भी विनम्र होना नहीं जानते। यान वेनहुई ने अपना सिर ऊंचा उठाया। बड़ी बहन ने कहा कि अत्यधिक विनम्र होना अहंकारी होने जैसा है, मैं केवल तथ्य बता रहा हूं। यान झिकियांग हंसते हुए बोले, तो बस अपनी बड़ी बहन से सीखते रहो। बिल्कुल। सैन्य प्रावधानों को खोजने में सन चांगजे से बहुत मदद मिली। दाओहुआ ने कुछ चांदी और औषधीय जड़ी बूटियां यान शोह द्वारा देशों को भेजने के लिए तैयार की, ताकि देशों उन्हें सन चांगजे तक पहुंचा सके। इन मामलों की देखभाल करने के बाद दाओहुआ ने वांग मैनमैन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ किनारे पर खड़ा देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या दादी किसी निर्णय पर आ गई है? वांग मैनमैन ने सिर हिलाया। बूढ़ी महिला ने परिवार को विभाजित करने और दूसरी शाखा को हमारे गृहनगर में वापस लाने का फैसला किया है। यह सुनकर दाओहुआ की अभिव्यक्ति एक पल के लिए रुक गई। दादी हमेशा समझदार रही है। इस बार चाचा ने जो किया उसने पिताजी के दिल में एक गांठ छोड़ दी है। अगर वे साथ रहते हैं तो इससे पिताजी के दिल में वह गांठ और बड़ी हो जाएगी। अब परिवार को विभाजित करना बेहतर है, जबकि अभी भी कुछ स्नेह बाकी है। इसके अलावा यह तथ्य कि चाचा ने पिता की पीठ पीछे रिश्वत स्वीकार की, निंदनीय है। अगर कड़ी सजा नहीं दी गई तो परिवार के अन्य लोग भी भविष्य में अन्य अपराध करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। यह परिवार के विकास के लिए बहुत हानिकारक होगा। दादी सिर्फ खड़ी होकर यह नहीं देखती रहेंगी कि पिता ने कितनी मेहनत की है और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। वांग मैनमैन ने सिर हिलाया। मैंने दादी सन से सुना कि लॉर्ड्स के चले जाने के बाद बुढ़िया रोई थी। दाओहुआ ने आह भरते हुए कहा, हाथ का पिछला भाग और हथेली दोनों मांस है। दादी ने भारी मन से यह निर्णय लिया है और उन्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। इतना कहकर वह उठ खड़ी हुई। चलो, मैं दादी के साथ सोने चलूंगी। यान परिवार के बंटवारे के मामले को सबसे बड़ी और तीसरी दोनों शाखाओं ने चुपचाप निपटा लिया, लेकिन दूसरी शाखा ने हंगामा खड़ा कर दिया। सन फैमिली यान जियुआन की बेवफाई से नाराज थी, लेकिन फिलहाल उसके पास इसके लिए समय नहीं था। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक अच्छा जीवन पहली और दूसरी शाखा के साथ रहने से जुड़ा है। यदि वे अभी अभी गृहनगर लौटे हैं तो वे कबीले के सामने चेहरा नहीं खोएंगे, दूसरी शाखा सिर्फ सामान्य नागरिक बन जाएगी। तब उसके बेटे और दो बेटियों का क्या भविष्य होगा? सन फैमिली को बुढ़िया की तलाश करते हुए देखकर जू क्यून ने जल्दी से यान वेंजी को उसे रोक दिया। दाओहुआ ने सन फैमिली द्वारा एक दृश्य बनाने की संभावना के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले दिन दूसरी शाखा शांत थी। तुरंत उसने मुस्कुराते हुए ओल्ड लेडी यान से कहा, दूसरी भाभी अच्छे दिल वाली है। उसके साथ रहने से भविष्य में दूसरी शाखा का प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं होगा।
वृद्ध महिला यान, जिसमें ऊर्जा की कमी थी, ने कमजोर ढंग से जवाब दिया, उम्मीद है। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, हालांकि परिवार विभाजित हो गया है, चाचा, पिता और तीसरे चाचा अभी भी खून से जुड़े भाई हैं। यह केवल गृहनगर में वापसी है, इसका मतलब यह नहीं है कि भविष्य में कोई संपर्क नहीं होगा। जब तक चाचा को उनके तौर तरीकों और सुधारों में त्रुटि नजर आएगी, तब तक क्या पिताजी उनकी देखभाल नहीं करेंगे? ओल्ड लेडी यान ने सिर हिलाया, उम्मीद है कि ओल्ड सेकंड इस बार अपना सबक सीखेंगे। मामले सुलझने के बाद दाओहुआ ने गु जियान को सूचित करने और उसे चिंता न करने के लिए कहने के लिए यान शोहो को ताओहुआ गांव भेजा। बूढ़ी औरत यान अभी भी बीमार थी, इसलिए वह फिलहाल वापस नहीं आ सकी। बाद के दिनों में यान वेंशियू ने जल्दी जाना शुरू कर दिया और यान झिकियान के लिए ढीले काम निपटाने के लिए देर से लौटने लगा। जहां तक सवाल है कि दूसरी शाखा कब गृहनगर लौटेगी, यह एक ऐसा मामला था जिसके बारे में सभी ने चुपचाप पूछताछ न करने का फैसला किया। 8वें महीने के 8वें दिन मैडम ली को अचानक युआन परिवार से निमंत्रण मिला। प्रांतीय गवर्नर, युआन ने आपके पिता को अनाप शनाप ढंग से गिरफ्तार कर लिया और अब उन्होंने हमें अपने मध्य शरद उत्सव भोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। युआन परिवार का इरादा क्या है? खान शिनरान ने झिझकते हुए बोलने से पहले शांत दाओहुआ की ओर देखा, क्या वे सुलह की मांग कर सकते हैं? पिता और प्रांतीय गवर्नर युआन दोनों झोंकझों में पद संभाल रहे हैं और संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। मैडम ली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने वेंशियू से उस प्रांतीय गवर्नर युआन के बारे में कुछ सुना है। वो अपने अभिमान को निगलने और शांति के लिए पहला कदम उठाने वाले व्यक्ति में से नहीं लगते हैं। दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, माँ, चूंकि युआन परिवार ने पहले ही निमंत्रण भेज दिया है, चलो चले और देखें कि यह सब क्या है। 14 अगस्त को यान झिगाओ और मैडम ली यान वेंशियू और उनकी पत्नी को दाओहुआ के साथ प्रांतीय राजधानी में ले गए और ली परिवार के घर पर रुके। 15 तारीख को वे युआन परिवार से मिलने गए, न तो बहुत जल्दी और न ही बहुत देर से। युआन परिवार में पहुंचने पर मैडम युआन काफी उत्साहित थी। उन्होंने मैडम ली और अन्य महिलाओं के साथ बातचीत करने की पहल की। यान परिवार में शादी के बाद हान शिनरान की यह पहली बाहर यात्रा थी। मैडम ली द्वारा सभी से उनका परिचय कराने के बाद दाओहुआ अन्य अधिकारियों की पत्नियों और बेटियों से मिलने के लिए पूरे कार्यक्रम में उनके साथ रही। दाओहुआ प्रांतीय राजधानी में अधिकारियों के परिवारों की महिला सदस्यों से पहले से ही परिचित थी और हान जिनरान के साथ चक्कर लगाने के बाद वह लगभग सभी से मिली थी। बहन सू, दाओहुआ हान शिनरान को सू परिवार की महिलाओं के पास लाया और उसके कान में फुसफुसाया, बहन सू और मेरे चौथे भाई की पहले ही सगाई हो चुकी है। यह सुनकर हान शिनरान तुरंत सू शियू की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराई और अपनी सद्भावना बढ़ाते हुए कहा, मिस सू। सू शियू ने भी प्यार से जवाब दिया, मैडम यान। दोनों ने विवेकपूर्वक एक दूसरे का आकार बढ़ाने का अवसर लिया और यह देखकर कि दूसरा मिलनसार था, दोनों ने राहत की सांस ली। बाद में तीनों को बैठने के लिए एक मंडप मिला, जहां दाओहुआ और सू शियू ने हान शिनरान को भोज में शामिल होने वाले लोगों के पारिवारिक संबंधों से परिचित कराया। जब तीनों अपनी बातचीत में गहराई से तल्लीन थे, युआन झिलेई कुछ लड़कियों के साथ आई। मिस सू, मैडम यान, मिस यान, आप किस बारे में बात कर रही हैं जो इतना आनंददायक लग रहा है? दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, हम सिर्फ यह कह रहे थे कि आज आपके परिवार द्वारा तैयार किए गए चाय स्नैक्स और मून केक कितने स्वादिष्ट हैं। युआन झिलेई मोटे तौर पर मुस्कुराई, सच में? अगर आप सभी उन्हें पसंद करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर वह और बाकी लड़कियां मंडप में बैठ गईं। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद युआन झिलेई की नजर दाओहुआ द्वारा पहने गए पीले जेड सूरजमुखी हेयरपिन पर पड़ी और वह मुस्कुराहट के साथ टिप्पणी करने से पहले कुछ अतिरिक्त नजर डालने से खुद को रोक नहीं सकी, मिस यान, आपने जो हेयरपिन पहना है वह काफी अनोखा है। दाओहुआ मुस्कुराया, धन्यवाद। मुख्य सचिव की बेटी ने उस पर नजर डाली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि यह ठीक है। हालांकि पीला जेड दुर्लभ है, अगर कोई वास्तव में इसे खोजने के लिए निकले तो यह अभी भी पाया जा सकता है। युआन झिलेई ने हंसते हुए कहा, मुझे यह पीली जेड के कारण नहीं, बल्कि नक्काशीदार फूलों के डिजाइन के कारण अद्वितीय लगता है। उस टिप्पणी से सभी का ध्यान दाओहुआ के बालों की ओर गया। युआन झिलेई ने समझाना जारी रखा, हम जो गहने पहनते हैं उन पर सूरजमुखी के फूल शायद ही कभी दिखते हैं, और आज जब मैंने मिस यान को इसे पहने हुए देखा तो मुझे यह काफी आकर्षक लगा। बोलते समय उसने दाओहुआ की ओर देखा। मिस यान, आपने अपने हेयरपिन को सूरजमुखी के आकार में तराशने के बारे में क्यों सोचा? दाओहुआ मंद मंद मुस्कुराया, कोई विशेष कारण नहीं, मुझे बस यह पसंद है। युआन झिलेई ने मुस्कुराते हुए कहा, अतीत में सूरजमुखी बहुत आम नहीं थे।
मैं इसके बारे में केवल इसलिए जानता हूं क्योंकि तांग्यू पर्वत के पास एक सनफ्लावर विला है। पिछले जून में मैं पहाड़ पर पूरी तरह खिले सूरजमुखी को देखने के लिए भाग्यशाली था और वह शानदार दृश्य अभी भी मेरी याददाश्त में ताजा है। इस बिंदु पर हान शिनरान बातचीत में शामिल हो गए। मैं भी उस विला को जानता हूं। हम आमतौर पर बेर या आड़ू के पेड़ों जैसी चीजें देखते हैं, लेकिन सूरजमुखी का समुद्र देखना काफी दुर्लभ है। युआन झिलेई ने सहमति में सिर हिलाया, सही है। मैंने यह भी सुना है कि सनफ्लावर विला एक खूबसूरत किंवदंती से जुड़ा है। कौन सी किंवदंती? हर किसी को उत्सुकता से अपनी ओर देखते हुए, कहानी सुनने की इच्छा रखते हुए, युआन झिलेई मुस्कुराए और सभी को संदेह में न रखते हुए उसने कहा, किंवदंती यह है कि पहाड़ पर सूरजमुखी एक सुंदर युवक द्वारा उस महिला के लिए लगाए गए थे जिससे वह प्यार करता था, सिर्फ सुंदरता की मुस्कान पाने के लिए। वास्तव में कई युवतियों में लालसा की झलक दिखी। सुनकर दाओहुआ अपने होठों को थोड़ा मोड़ने से नहीं रोक सकी। दाओहुआ को मुस्कुराते हुए देखकर युआन झिलेई ने पूछा, मिस यान, आप क्यों मुस्कुराती हैं? दाओहुआ ने खुद को संभाला और गंभीरता से कहा, मुझे लगता है कि किंवदंती में युवक काफी रोमांटिक है। सु शियू ने दाओहुआ पर नजर डाली। उसे याद आया कि यही ने एक बार लिटिल प्रिंस को सूरजमुखी का पूरा समुद्र दिया था। क्या वो खुद की तारीफ कर रही थी? युआन झिलेई ने कहा, वास्तव में यह रोमांटिक है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यह एक बुरा स्वामी था जिसने अपनी महिला का दिल जीतने के लिए इन्हें लगाया था। किसी भी मामले में सनफ्लावर विला के बारे में अफवाहें कभी बंद नहीं हुई हैं, और यह बताना मुश्किल है कि कौन सी सच है और कौन सी झूठी है। कई लोग विला के मालिक के बारे में जानने को उत्सुक हैं, वे सुंदर दृश्यों को करीब से देखना चाहते हैं। दुर्भाग्य से पड़ोसी फोर सीजन्स मनो की तरह सनफ्लावर विला रहस्यमय है, जिससे इसके पीछे के मालिक की पहचान को उजागर करना असंभव है। यह सुनकर दाओहुआ ने भौहें उठाई और अस्थायी रूप से पूछा, क्या दोनों विला बहुत प्रसिद्ध है? युआन झिलेई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बेशक सनफ्लावर विला उन लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है जो फूल देखने का आनंद लेते हैं, लेकिन फोर सीजन्स मैनर की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। हान शिनरान की ओर देखते हुए उसने पूछा, क्या मैडम यान ने कभी फोर सीजन्स मैनर द्वारा उत्पादित फलों और सब्जियों का स्वाद चखा है? हान शिनरान हंसे, मैंने उन्हें चखा है, लेकिन केवल कुछ ही बार। जब भी वे उपलब्ध होते हैं, हमारे निवास पर नौकरों को हमेशा जल्दी लाइन में लगना पड़ता है, और अक्सर उन्हें अभी भी कुछ नहीं मिल पाता है। युआन झिलेई ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, यह मेरे घर के लिए भी ऐसा ही है। पिछले साल जब टमाटर आए थे, मैं वास्तव में उन्हें चाहता था, लेकिन अफसोस की बात है कि पूरे सीजन में जब वे बिक्री पर थे तो मैं केवल 3 टमाटर ही खा पाया। जियो येयांग ने कहा, मैंने सुना है कि प्रिंस को भी टमाटर बहुत पसंद है। एक बार उसने दुकान में अपनी पहचान बताई और अतिरिक्त टमाटर खरीदना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे मना कर दिया गया। दाओहुआ ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, क्या फोर सीजन्स मैनर के उत्पाद इतनी मांग में है? युआन झिलेई और हान जिनरान ने एक सुर में सिर हिलाया। युआन झिलेई ने आगे कहा, फोर सीजन्स मैनर के इतने प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण यह है कि उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों की पैदावार अधिक होती है। जिस किसी ने भी बोने के लिए बीज खरीदे हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। दाओहुआ ने आगे कहा, चूंकि सभी ने बीज खरीदे हैं, इसलिए उन्हें जागीर द्वारा उत्पादित फलों और सब्जियों के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, है ना? युआन झिलेई ने अपना सिर हिलाया। सबसे पहले हर कोई वास्तव में स्वाद के लिए वहां गया था, लेकिन बाद में यह प्रतिष्ठा के लिए था। मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन फोर सीजन्स फल और सब्जियों की दुकान से कुछ खाने में सक्षम होना गर्व की बात बन गई है। हान शिनरान ने समान रूप से हैरान होकर सिर हिलाया। दाओहुआ हंसे, यह जानते हुए कि बीजिंग में 2 दुकानों का अच्छा व्यवसाय था, एक विवरण जिसका उल्लेख ज़ियाओलियू ने अक्सर अपने पत्रों में किया था, लेकिन उसने इतनी बड़ी प्रसिद्धि की उम्मीद नहीं की थी। और वहां जियो येयांग था, जो वास्तव में उदार था, इतनी अच्छी जागीर का उपयोग केवल सूरजमुखी उगाने के लिए कर रहा था। सचमुच एक बेकार चीज। उन्होंने तरह तरह के मनोरंजक किस्से साझा किए तो माहौल खुशनुमा बना रहा। थोड़ी देर के बाद दूर से कोलाहल मच गया। सभी ने आवाज की ओर देखा और देखा कि जियांग और गुओ परिवारों की महिलाएं आ गई थी। जब दाओहुआ ने मैडम जियांग और उनकी बेटियों को आते देखा, तो उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक आ गई और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी, हालांकि वह जल्दी ही गायब हो गई। जैसे ही मैडम जियांग पहुंची, उन्होंने मैडम ली पर चुटकी ली, जिससे दृश्य कुछ अजीब हो गया। मैडम युआन चीजों को सुचारू करने का कोई इरादा नहीं दिखाते हुए एक तरफ खड़ी हो गई। दाओहुआ ने अपनी आंखों में ठंडक की चमक के साथ इस खेल को देखा। चिंतित दिख रही हान शिनरान अपनी सास के पास जाना चाहती थी, लेकिन दाओहुआ ने उसे रोक दिया।
यह ठीक है, माँ इसे संभाल सकती है। दाओ हुआ की उदासीन नजर को देखकर हान जिनरान तनाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और उसने उसके साथ रहने का फैसला किया। उसकी सास उतावलेपन से काम नहीं करेगी, लेकिन यह निश्चित नहीं था कि उसकी नंद ऐसा करेगी या नहीं। जियांग परिवार के पास उच्च अधिकार और शक्ति थी, जो कि यान परिवार के टकराव से कहीं अधिक थी। जल्द ही दोपहर के भोजन का समय हो गया। जैसे ही सभी लोग भोजन के लिए बैठने की तैयारी कर रहे थे, सामने आंगन में उपद्रव शुरू हो गया। सलाहकार जियांग के आलिंगन से हरे जेड ड्रैगन सील को गिरते देखकर उपस्थित सभी लोगों के चेहरे काफी बदल गए और प्रांतीय गवर्नर युआन की पलकें हिंसक रूप से हिल गईं। हरी जेड ड्रैगन सील 8 प्रिंसेस पार्टी का एक प्रतीक था और यह सलाहकार जियांग के कब्जे से गिर गया था। इसका क्या मतलब था? युआन परिवार के सलाहकारों की भौहें गहरी हो गईं और एक पल सोचने के बाद उन्होंने तुरंत प्रांतीय गवर्नर से कहा, मिलोड, आपको उसे तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देना होगा, अन्यथा हमारा युआन परिवार 8 प्रिंसेस पार्टी की साजिशों में घसीटा जा सकता है। प्रांतीय गवर्नर युआन ने झिझकते हुए कहा, लेकिन जियांग परिवार। सलाहकार ने तेजी से कहा, मिलोड बस नियमों का पालन कर रहा है। सलाहकार जियांग को कैसे दंडित किया जाए यह सम्राट को तय करना है। प्रांतीय गवर्नर युआन ने सलाहकार जियांग को गुस्से से देखा। भले ही वह व्यक्ति 8 राजकुमारों के साथ जुड़ना चाहता हो, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो जियांग परिवार के साथ संघर्ष से बचने के लिए सलाहकार जियांग से जुड़ी पिछली हत्या की घटना को छिपाने में कामयाब रहा था, लेकिन आज झोंगझू प्रांतीय राजधानी के लगभग सभी अधिकारियों की मौजूदगी में, भले ही वह इसे छिपाना चाहता हो, लेकिन वह इसे छिपा नहीं सका। प्रांतीय गवर्नर युआन ने दांत पीसते हुए आदेश दिया, गार्ड्स, मेरे लिए सलाहकार जियांग को गिरफ्तार करो। हरे जेड ड्रैगन सील की घटना से स्तब्ध सलाहकार जियांग ने यह सुनकर गुस्से से कहा, तुमने हिम्मत की। प्रांतीय गवर्नर युआन ने रुखाई से कहा, यह अधिकारी केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है। आप 8 राजकुमारों का एक प्रतीक लेकर आते हैं और मेरे पास आपको सम्राट द्वारा निपटाए जाने के लिए बीजिंग भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने हाथ हिलाकर इशारा किया। कुछ ही समय बाद 10 से अधिक तलवारधारी गार्ड सलाहकार जियांग की ओर दौड़ पड़े। सलाहकार जियांग ने जब देखा कि प्रांतीय गवर्नर युआन उसे गिरफ्तार करने के बारे में गंभीर है, तो वह गुस्से से लाल हो गया। युआन जिंगसी, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि मुझे फंसाया गया है? प्रांतीय गवर्नर युआन ने उत्तर दिया, मैं आप पर विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन आपको यह बात सम्राट को समझानी चाहिए। वर्षों से सम्राट ने हमेशा 8 राजकुमारों का तिरस्कार किया था। 8 प्रिंसेस पार्टी के साथ फंसाए गए किसी भी व्यक्ति को भविष्य में जवाबदेह ठहराया जाना तय था, और वह नहीं चाहता था कि युआन परिवार को फंसाया जाए। जब तक सामने के आंगन से खबर पीछे के आंगन तक पहुंची, सलाहकार जियांग को पहले ही कालकोठरी में डाल दिया गया था। मैडम जियांग और उनकी बेटियों को उन्मत्त अवस्था में जाते हुए देखकर दाओ हुआ ने शांति से अपना सिल्वर फंगस सूप पिया। जियांग परिवार की नजर यान परिवार पर थी। सैन्य अनाज की घटना ने यान परिवार को फंसाया नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें एक और अवसर मिलेगा और उनके तरीके और भी अधिक कठोर होंगे। वो इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि इन मुद्दों को हल करने का हमेशा कोई तरीका होगा, इसलिए पहले हमला करना और सलाहकार जियांग को नीचे लाना सबसे अच्छा था। जियो येयांग और उसके मालिक से प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्राट को जियांग परिवार से कोई लगाव नहीं था। उसे विश्वास था कि सम्राट उसके द्वारा बनाए गए अवसर का अच्छा उपयोग करेगा। फिर दाओ हुआ की नजर मैडम युआन और उनकी बेटियों पर पड़ी, जो भी घबराई हुई दिखाई दी। वो युआन और जियांग परिवारों के बीच वास्तविक संबंध के बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन चूंकि वे पिछली बार यान परिवार के खिलाफ सेना में शामिल हुए थे, इस बार वह उन्हें एक दूसरे का सामना करने देगी। उन्हें व्यस्त रखने से वे हमेशा यान परिवार को निशाना बनाने से बचेंगे। सलाहकार जियांग की गिरफ्तारी के कारण युआन परिवार का मध्य शरद ऋतु महोत्सव भोज अचानक समाप्त हो गया। हर परिवार बिना खाना खाए ही जल्दी में निकल गया। आज की घटना में जियांग परिवार और 8 राजकुमार दोनों शामिल थे, कोई भी अपने ऊपर मुसीबत नहीं डालना चाहता था। युआन निवास के गेट पर विभिन्न घरों की गाड़ियां व्यवस्थित तरीके से निकली, हर कोई बहुत शांत था और कोई भी बात नहीं कर रहा था। मास्टर सू और यान जिगाओ ने चुपचाप एक दूसरे से नजरें मिलाईं और फिर क्रमशः अपने परिवारों के साथ चले गए। सू निवास। जैसे ही मास्टर सू वापस लौटा, वह ओल्ड मास्टर सू के पास गया और बताया कि युआन परिवार के भोज में क्या हुआ था। बूढ़े मास्टर सू एक पल के लिए चुप हो गए, फिर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराए। प्रांतीय गवर्नर युआन सलाहकार जियांग को गिरफ्तार कर रहे हैं। एक पत्थर से 2 शिकार कर रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, युआन और जियांग परिवार अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं।
मास्टर सू, पिताजी, आपको क्या लगता है यह किसने किया? बूढ़े मास्टर सू की आंखों में एक चमक चमक उठी और उनके मन में अनायास ही यान परिवार का ख्याल आया। लेकिन क्या यान परिवार के पास क्षमता थी? किसी और चीज का उल्लेख न करते हुए, जेडाई ड्रैगन नॉब सील ऐसी चीज नहीं थी जिसे यान परिवार प्राप्त कर सकता था। इसके बारे में बहुत अधिक चिंता न करें, बस सू परिवार की अच्छी देखभाल करना सुनिश्चित करें। चाहे वह जियांग परिवार हो या 8 राजकुमार, हमारे परिवार को इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए। ली निवास। दाओ हुआ और उसके दल के लौटने के बाद उन्होंने वास्तव में ली परिवार के साथ एक आनंदमय पुनर्मिलन रात्रिभोज किया। चाहे जियांग परिवार 8 राजकुमारों की पार्टी में उलझ गया हो, या युआन परिवार को जियांग परिवार का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा हो, यह सब यान परिवार के लिए अच्छी खबर थी। भोजन के बाद यान झिगाओ और मैडम ली एक साथ अतिथि प्रांगण में लौट आए। मैडम ली ने यान झिगाओ को अपना चेहरा पोंछने के लिए एक गीला तौलिया दिया। यान झिगाओ ने जल्दी से अपना चेहरा 2 बार पोंछा और फिर तौलिया वापस मैडम ली को सौंप दिया। वह पूछने से पहले एक पल के लिए झिझका, दाओ हुआ इन दिनों क्या कर रहा है? मैडम ली चौंक गईं, वह ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, बस अपनी माँ के साथ रह रही है। यान झिगाओ ने सिर हिलाया और चाय की चुस्की ली, लेकिन उसका ध्यान आज युआन निवास में हुई घटनाओं पर था। किसी कारण से उसे लगता रहा कि आज की घटनाओं का उस लड़की दाओ हुआ से कुछ लेना देना है। जियो येयांग ने दाओ हुआ के लिए कुछ आदमी छोड़े होंगे, है ना? अन्यथा लापता सैन्य प्रावधानों को इतनी आसानी से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। यदि आज की घटनाएं वास्तव में उनकी बेटी द्वारा आयोजित की गईं, तो उन्हें वास्तव में उसे एक नई रोशनी में देखने की जरूरत थी। युआन परिवार के भोज के दौरान खुले तौर पर यह बताने के लिए कि सलाहकार जियांग 8 राजकुमारों के साथ शामिल थे, इतने सारे अधिकारियों की निगरानी में और उनके समर्थकों के परस्पर प्रभाव के कारण प्रांतीय गवर्नर युआन चाहे तो भी इसे दबा नहीं सकते थे और केवल सलाहकार जियांग को व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तार कर सकते थे। महारानी डाउजर और इंपीरियल पैलेस पहले से ही उस पुण्य पत्नी से कुछ हद तक नाखुश थे, जिसने 5 राजकुमारों और 2 राजकुमारियों को जन्म दिया था। परिणाम स्वरूप युआन और जियांग के रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो जाएंगे। मैडम ली ने यान झिगाओ की ओर देखा और उसने सोच में अपनी भौहें सिकोड़ ली और पूछा, आप किस बारे में सोच रहे हैं, मेरे प्रभु? यान झिगाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे पहले चिंता थी कि वह शाही परिवार में शादी करने के बाद जटिल रिश्तों को संभालने में सक्षम नहीं होगी, लेकिन लापता सैन्य प्रावधानों की घटना को देखते हुए हमारी बेटी काफी सक्षम है, जो मेरे लिए काफी आश्वस्त करने वाली है। मैडम ली मुस्कुराई, गर्व से बोली, बेशक। जब आप पहले मुसीबत में थे तो घर पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन केवल हमारी बेटी ही खड़ी होकर कमान संभालने में सक्षम थी। बोलने के बाद वह रुक गई। क्या सलाहकार जियांग को इस बार परिणाम भुगतना पड़ेगा? यान झिगाओ एक पल के लिए चुप हो गए। यह इस पर निर्भर करता है कि सम्राट क्या सोचते हैं। 8 राजकुमारों का प्रतीक सलाहकार जियांग के गले से गिर गया। भले ही उन्हें 8 राजकुमारों की पार्टी के सदस्य के रूप में ब्रांड किया गया हो, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मैडम ली, मुझे उम्मीद है कि सम्राट सलाहकार जियांग के पद को रद्द कर देंगे। अन्यथा यदि वह झोंकझू में रहता है, तो वह निश्चित रूप से हमारे परिवार के लिए और अधिक परेशानी पैदा करेगा। यान झिगाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तरी सीमांत अभी भी 8 राजकुमारों के साथ गतिरोध में था और यह निश्चित नहीं था कि सम्राट जियांग परिवार के खिलाफ हमला करने के लिए इस क्षण को चुनेंगे। अगले दिन यान झिगाओ अपने परिवार के साथ वापस निंगमैन प्रांत के लिए रवाना हुए। इस बीच गवर्नर कार्यालय में सलाहकार जियांग को हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़कर जेल की गाड़ी पर ले जाया गया। अपने कर्मचारियों के साथ चर्चा करने के बाद प्रांतीय गवर्नर युआन ने महसूस किया कि सलाहकार जियांग को जल्द से जल्द राजधानी भेजना सबसे अच्छा होगा। सलाहकार जियांग ने प्रांतीय गवर्नर युआन की ओर उदासीनता से देखा, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थी। इस बार वह लापरवाह था, यह मानकर कि युआन परिवार जियांग परिवार से भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। युआन परिवार की नौकरानी को याद करते हुए, जिसने एक दिन पहले उसे धक्का दिया था, सलाहकार जियांग की आंखों में ठंडक बढ़ गई। जेडाई ड्रैगन नॉब सील, नौकरानी ने अपने ऊपर यही पहना होगा। प्रांतीय गवर्नर युआन ने सलाहकार जियांग की आंखों में देखा, नाराजगी जताई और स्पष्ट रूप से जान लिया कि युआन परिवार और जियांग परिवार अब दुश्मन बन गए हैं। लानत है, उसे यह पता न चलने दे कि कौन उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। सतह पर यह घटना सलाहकार जियांग पर निर्देशित लग रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे उन्होंने उसे भी अपनी गणना में ले लिया था। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि जब घर के बूढ़े मालिक को यह बात पता चलेगी तो वह कितना क्रोधित होगा।
गवर्नर कार्यालय के दरवाजे के बाहर सलाहकार जियांग को बाहर ले जाते देख मैडम जियांग और जियांग वानिंग तेजी से आगे बढ़े। माई लॉर्ड, उनकी आपके साथ इस तरह व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? सलाहकार जियांग को हथकड़ी और बेड़ियों के साथ देखकर मैडम जियांग और जियांग वानिंग व्यथित और क्रोधित दोनों लग रहे थे। सलाहकार जियांग ने तुरंत कहा, हालांकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मुझे स्थापित किया गया है, सम्राट शायद इस पर विश्वास नहीं करेगा। भले ही महारानी डोवेगर और साम्राज्य मेरी ओर से विनती करें, यह निश्चित है कि मैं अपना पद खो दूंगा। आपको जल्दी से घर जाना होगा, अपनी चीजें पैक करनी होंगी और फिर राजधानी वापस जाना होगा। अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ छोड़ना एक ऐसी बात थी जिसके बारे में वह बेहद चिंतित था, जब से उसने 8 राजकुमारों की पार्टी के साथ फिर से सहयोग करने से इनकार कर दिया था और 8वें राजकुमार के छोटे बहनोई की हत्या कर दी थी। 8वें राजकुमार ने उसके प्रति द्वेष पाल लिया था। इस बार उसे स्थापित किया गया था और उसे यह भी संदेह था कि यह 8वें राजकुमार के लोगों का काम था। आखिरकार जेड ड्रैगन सील 8वें राजकुमार का प्रतीक था, जिसे बाहरी लोग छू नहीं सकते थे। मैडम जियांग ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए जल्दी से सिर हिलाया। निश्चिंत रहें मेरे स्वामी, मैं तुरंत वापस जाऊंगी और सामान पैक करूंगी और आपकी गाड़ी के पीछे पीछे राजधानी तक चलूंगी। सलाहकार जियांग ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मेरे साथ मत आओ। तुम जल मार्ग अपनाओ। वानिंग के कमजोर स्वास्थ्य के कारण भूमि यात्रा बहुत कठिन होगी। लेकिन सलाहकार जियांग ने मैडम जियांग को टोकते हुए कहा, कोई किंतु नहीं। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। प्रांतीय गवर्नर युआन जेड ड्रैगन सील को अपने साथ राजधानी भेज रहे थे और उन्हें चिंता थी कि 8 राजकुमारों के लोग इसके पीछे आ सकते हैं। दूसरों को शायद पता ना हो, लेकिन वह इस बात पर बहुत स्पष्ट था कि 8वें राजकुमार ने जेड ड्रैगन सील को कितना महत्व दिया था। कोई विकल्प न रह जाने पर मैडम जियांग को सहमति में सिर हिलाना पड़ा। जल्द ही सलाहकार जियांग को हटा दिया गया। अपने पति को जेल की गाड़ी में देखकर मैडम जियांग ने नफरत से अपने दांत भींच लिए। जेल की गाड़ी नजरों से ओझल होने के बाद ही उसने दांत पीसकर कहा, चलो हम घर जाकर सामान बांधेंगे। जियांग वानिंग ने मैडम जियांग को गाड़ी में चढ़ने में मदद की और जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने पास की गाड़ी में मैडम गुओ और उनकी बेटी को प्रसन्नतापूर्वक देखते हुए देखा। माँ, एक क्षण मेरे लिए रुको। मैं गुओ जुएमिंग से कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। मैडम जियांग ने अपनी बेटी की ओर देखा और उसे नहीं रोका। जैसे ही जियांग वानिंग पास आई, मैडम गुओ और गुओ जुएमिंग अपनी गाड़ी से नहीं उतरे, बल्कि अपने वाहन में ऊंचे स्थान पर बैठ गए और बाहर खड़े जियांग वानिंग को देख रहे थे। ज्यादा दुखी मत हो मेरी राजकुमारी। तुम्हारे पिता की बात करें तो सम्राट जियांग परिवार के लिए बहुत अच्छे रहे हैं। वह 8वें राजकुमार के साथ कैसे जुड़ गए? मैडम गुओ ने जियांग वानिंग को दिखावटी सहानुभूति से देखा। जियांग वानिंग ने अपनी झुंझलाहट को दबा दिया, उसका हाथ बगल में मुट्ठी में बंध गया। उन्होंने मैडम गुओ और उनकी बेटी की ओर मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली। माँ और मैं राजधानी लौटेंगे। जाने से पहले मैं मिस गुओ के साथ कुछ चर्चा करना चाहूंगी। गुओ जुएमिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तुम किस बारे में बात करना चाहती हो मेरी राजकुमारी? जियांग वानिंग की मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई। क्या आप जानते हैं कि भाई यांग आपके और मेरे दोनों के प्रति इतने ठंडे क्यों हैं? गुओ जुएमिंग की आंखें चमक उठी। आप क्या सुझाव दे रहे हैं? जियांग वानिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि भाई यांग के पास कोई है जिसे वह पसंद करता है। स्वाभाविक रूप से वह न तो आपको देख सकता है और न ही मुझे। क्या आप जानना चाहेंगे कि भाई यांग के दिल पर किसने कब्जा किया है? कौन है भाई? गुओ जुएमिंग के बोलने से पहले मैडम गुओ ने उत्सुकता से पूछा। जियांग वानिंग ने हंसते हुए कहा, यह सबसे बड़ी मिस यान है। पिछले साल मैंने व्यक्तिगत रूप से भाई यांग को उसके साथ अंतरंग रूप से घूमते देखा था। उनके चेहरे पर मुस्कान कुछ ऐसी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। गुओ जुएमिंग और मैडम गुओ ने एक ही समय में भौहें चढ़ा दी। उनकी प्रतिक्रियाएं देखकर जियांग वानिंग की मुस्कान गहरी हो गई और अधिक कुछ कहे बिना वह जाने के लिए मुड़ गई। उसकी पीछे हटने वाली छवि को देखकर मैडम गुओ ने भौहें चढ़ा दी और पूछा, क्या आपको लगता है कि उसने जो कहा वह सच है? गुओ जुएमिंग ने एक पल के लिए सोचा, यह सच होना चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगा कि मेरा चचेरा भाई मिस यान को अलग तरह से देखता है। फिर उसने निराशा का भाव दिखाया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अपने चचेरे भाई से कभी नजरें नहीं मिला पाई। उसका दिल पहले से ही किसी और पर आ गया था। मैडम गुओ ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि मिस यान बहुत आकर्षक थी। यह पता चला कि मैं सही थी। निंगमैन प्रांत लौटने के बाद दाओहुआ को खबर मिली कि मैडम जियांग और उनकी बेटी बीजिंग लौट रही थी। इस बात से वह काफी खुश थी।
सैन्य अनाज के नुकसान की घटना के माध्यम से जियांग परिवार का दुस्साहस और पागलपन स्पष्ट हो गया। उन्होंने चोरी करने का साहस किया, भले ही वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि अनाज उत्तरी सीमा के लिए था। उन्होंने राष्ट्रीय हित के लिए बिल्कुल भी परवाह नहीं की। यह वास्तव में कानून विहीन था। कुछ समय बाद मैडम यान ठीक हो गई और दाओहुआ ने अगले कुछ दिनों में ताओहुआ गांव लौटने की योजना बनाई। उन्होंने वांग मैनमैन को अपना सामान पैक करने का निर्देश दिया, जबकि वह खुद इस मामले पर चर्चा करने के लिए मुख्य प्रांगण में मैडम ली से मिलने गई। मुख्य प्रांगण में पहुंचने पर मैडम ली की सिकुड़ी हुई भौहों को देखकर दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ, आप किस बारे में चिंतित हैं? यह देखकर कि यह दाओहुआ था, मैडम ली ने बोलने से पहले उसे बैठने के लिए कहा, आपकी दूसरी भाभी अभी आई और मुझे बताया कि वे सितंबर के पहले दिन अपने गृहनगर वापस यात्रा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। दाओहुआ ने भौहें उठाई। मैंने सोचा था कि जाने से पहले वे इसे थोड़ा और खींच लेंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस समय वापस जाना बुद्धिमानी है। शरद ऋतु समाप्त हो रही है और मौसम न तो ठंडा है और न ही गर्म। यात्रा करना बहुत कठिन नहीं होगा, और एक बार जब वे अपने गृहनगर में वापस आ जाएंगे तो वे कह सकते हैं कि वे इस साल की फसल की जांच कर रहे हैं और वहां से रुकने का कारण ढूंढ रहे हैं। इस तरह वे अंदर और बाहर दोनों जगह अपना चेहरा बचाते हैं। मैडम ली ने सिर हिलाया, समय आपकी दूसरी भाभी द्वारा निर्धारित किया गया होगा। दाओहुआ ने सहमति दिखाई। चाचा और चाची बिल्कुल भी अपने गृहनगर वापस नहीं जाना चाहते, वे जितना संभव हो सके देरी करेंगे। चूंकि आपका दूसरा भाई हमेशा पढ़ाई करता रहा है और सांसारिक मामलों के बारे में ज्यादा नहीं जानता है, इसलिए यह दूसरी भाभी का निर्णय होना चाहिए। जैसे ही वह बोली, उसने मैडम ली की ओर देखा। क्या दूसरी भाभी ने कुछ ऐसा कहा जिससे आपको परेशानी हुई, माँ? मैडम ली, यह आपकी दूसरी भाभी नहीं है, यह आपकी दूसरी चाची है। उन्होंने कहा कि वे अपने गृहनगर लौट सकते हैं, लेकिन यहुआन और यल को रहना होगा। दाओहुआ ने मैडम ली की चिंता को तुरंत समझ लिया। यदि यान यहुआन और यान यल पीछे रह गए तो मैडम ली उनके भविष्य के विवाह मामलों के लिए जिम्मेदार होंगी। यदि यह परिवार की तीसरी शाखा होती तो मैडम ली को संकोच नहीं होता, लेकिन दूसरी शाखा के पास यान वेंजी की शादी की व्यवस्था करने का अनुभव होने के कारण मैडम ली वास्तव में उनके मामलों को संभालना नहीं चाहती थी, क्योंकि दोष आकर्षित करना बहुत आसान था। सन परिवार में पहले से ही झुकियुन था, जो काफी अच्छा था, फिर भी वे अभी भी असंतुष्ट थे और पिछले कुछ दिनों से मैडम ली से शिकायत कर रहे थे कि वह एक बेकार लड़की थी, और आरोप लगाया कि परिवार में उसकी शादी के बाद उनकी शाखा अलग हो गई थी। यह सुनने के बाद मैडम ली को समझ नहीं आया कि क्या कहें। दाओहुआ, अगर माँ अनिच्छुक है तो सीधे कह दो। मैडम ली ने आह भरते हुए कहा, मैं आपके चाचा और चाची की राय को नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा आपकी दादी की भावनाओं पर विचार करना होगा। आपके चाचा के परिवार को उनके गृहनगर वापस भेजना बूढ़ी मैडम के लिए पहले से ही काफी कठिन है। अगर मैं यहुआन और यल को यहाँ रखने से असहमत हूँ तो बूढ़ी मैडम शायद मुझे भी दोषी मानेंगी। दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा, माँ, मुझे दादी से बात करने दो। मैं सुझाव दूंगा कि यहुआन और यल कुछ समय के लिए चाचा और चाची के साथ अपने गृहनगर में रहें, यह देखने के लिए कि अन्य परिवारों की बेटियां कैसे रहती हैं। वर्षों से यहुआन ने अपने दम पर प्रबंधन किया है, लेकिन येल ने हमारी मुख्य शाखा द्वारा प्रदान की गई हर चीज को हमेशा हल्के में लिया है। न केवल उसमें कृतज्ञता की कमी है, बल्कि वह हमारे खिलाफ शिकायतें भी रखती है। यह उनके लिए अच्छा होगा कि वे अपने गृहनगर में जीवन का अनुभव करें और अपने पात्रों को संयमित करें। बाद में, जब उनकी शादी की चर्चा का समय आएगा, तो हम उन्हें वापस ला सकते हैं। मैडम ली ने इस पर सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। एक बहू के रूप में कुछ चीजें थी जो वह नहीं कह सकती थी, लेकिन उनकी बेटी को वही समस्याएं नहीं होंगी और बूढ़ी मैडम अपनी बेटी की बातों को अधिक स्वीकार करेगी। दाओहुआ ने कुछ सोचने के बाद कहा, माँ, चाचा और चाची के चरित्र को देखते हुए हम दूसरी शाखा को गृहनगर वापस नहीं भेज सकते हैं और उससे काम नहीं चला सकते। हमें उन पर नजर रखने के लिए किसी की जरूरत है ताकि वे और अधिक परेशानी पैदा न कर सके। मैडम ली, आपके पिता और मैंने इस मामले पर चर्चा की है। हम आपके चाचा के परिवार के साथ जाने के लिए मुख्य शाखा से किसी को भेजेंगे। उनके जाने से पहले आपके पिता वेंजी को निर्देश देंगे और मैं कियुन से बात करने का अवसर भी लूंगा ताकि वे आपके चाचा और चाची पर कड़ी नजर रखें। दाओहुआ ने सिर हिलाया, फिर अंकल की उपपत्नी और उसके बच्चे के बारे में सोचा। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन अंततः नहीं पूछा। परिवार ने उनके साथ जो भी करने का निर्णय लिया, उससे उसे कोई सरोकार नहीं था। पारिवारिक मामलों को सुलझाने के बाद दाओहुआ ताओहुआ गांव लौट आया।
वापस लौटने पर उसने तुरंत शरद ऋतु की फसल की कटाई शुरू कर दी और यान शोहो से इस साल की फसल का हिसाब किताब जांचने के लिए लाने को कहा। दाओ हुआ ने अपने हाथों में अनाज की मात्रा की गणना की। यदि वह इंपीरियल कोर्ट को दान देती तो राशि निश्चित रूप से बहुत छोटी नहीं होती, क्योंकि बहुत कम राशि शायद ही किसी का ध्यान आकर्षित करती। 1 मिलियन पत्थर अनाज से यान परिवार को अच्छी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, है ना? हालांकि इस समय उसके पास उतना अनाज नहीं था और निश्चित रूप से यह अनाज दान करने का सबसे अच्छा समय नहीं था। प्रांतों ने हाल ही में उत्तरी सीमांत के लिए अनाज एकत्र किया था, जिसकी अब कोई कमी नहीं थी। अब अनाज दान करने से नहीं होगा ज्यादा असर। दाओ हुआ ने यान शोहो की ओर देखा। क्या दूसरे सीजन के आलू लगाए गए हैं? यान शोहो ने सिर हिलाया। वे लगाए गए हैं। हालांकि बंजर पहाड़ियों पर प्राप्त पहाड़ी खेतों से उपज समतल भूमि जितनी अधिक नहीं है, फिर भी उत्पादन काफी अच्छा है, लगभग 10 पत्थर प्रति मयू। एक बार जब भूमि समय के साथ अधिक उपजाऊ हो जाएगी तो उपज और बढ़ जाएगी। दाओ हुआ, मैंने सुना है कि बहुत से लोग आलू के बीज खरीदना चाहते हैं। यान शोहो ने फिर से सिर हिलाया। मास्टर ने पहले से ही आलू के रोपण को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है और आम लोग आलू की उच्च उपज को देखकर सभी उन्हें लगाना चाहते हैं। दाव हुआ, यदि कोई आलू के बीज खरीदने के लिए जागीर में आता है तो उन्हें अनाज के बदले अनाज देने के लिए कहें। गेहूं या दावजी ठीक है। वापस जाएं और इसकी गणना करें, देखें कि विनिमय कैसे काम करना चाहिए और बाजार दर के अनुसार इसकी कीमत याद रखें। यान शोहो ने सिर हिलाया। यह नौकर समझता है। उसे युवती का स्वभाव भी समझ आ रहा था। आम लोगों को अनाज के बीज बेचने से उसे कभी लाभ नहीं हुआ और जागीर द्वारा उत्पादित उच्च उपज वाले बीज हमेशा सामान्य बीजों की कीमत पर बेचे जाते थे। स्वाभाविक रूप से वह इस मामले में कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं करेगा। 9वें महीने के पहले दिन यान परिवार की दूसरी शाखा अपने पुराने घर के लिए रवाना हुई और दाव हुआ भी उन्हें छोड़ने आया। जब सब लोग नगर के फाटक पर पहुंचे तभी वे रुके। दूसरी शाखा की गाड़ी को दूर गायब होते देख मुख्य शाखा और तीसरी शाखा के लोग कुछ हद तक असमंजस में दिखे। यान झिगाओ को अपने कार्यालय में कुछ मामले निपटाने थे, इसलिए वह पहले ही चले गए थे। शहर वापस जाते समय मैडम ली ने हान शिनरान को उत्सुकता से गाड़ी के बाहर इधर उधर देखते हुए देखा और मुस्कुराते हुए दाओ हुआ से कहा, तुम्हारी भाभी को अभी तक निंगमैन प्रांत का ठीक से दौरा करने का मौका नहीं मिला है। तुम्हें बाद में उसके साथ घूमना चाहिए। दाओ हुआ मुस्कुराया, जरूर। इसके बाद दाओ हुआ हान जिनरान को सड़कों पर घुमाने के लिए ले गया। निंगमैन प्रांत बीजिंग जितना हलचल भरा और जीवंत नहीं हो सकता है, लेकिन इसका अपना अनूठा आकर्षण है। इस घोड़े के जन्म के दौरान एक अवैध प्रयोग सामने आया। एक मरता हुआ कोबरा रेंगता हुआ लोगों के पास आया। उन्होंने यही किया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कृतियां होती हैं। स्वाभाविक रूप से यह हर जगह एक जैसी नहीं होती है। जब लगभग दोपहर हो गई थी, दाहुआ ने हान जिनरान को एक रेस्तरां में खींच लिया। यह जगह बहुत बढ़िया झींगा और केकड़ा पाई जाती है। यह मेरा पसंदीदा है और भाभी को निश्चित रूप से इसे बाद में आजमाना चाहिए। हान शिनरान मुस्कुराया, हाँ, मुझे भी केकड़ा खाना बहुत पसंद है। जब दोनों अपने निजी कमरे की ओर जा रहे थे तो अप्रत्याशित रूप से उनकी मुलाकात मैडम गुओ और गुओ जुएमिंग से हुई, जो रेस्तरां में भोजन करने आए थे। दाओ हुआ को देखकर मैडम गुओ ने तुरंत कहा, यह मैडम यान और मिस यान निकली। एक आकस्मिक मुलाकात योजनाबद्ध मुलाकात से बेहतर है। हम सब एक साथ भोजन क्यों नहीं करते? दाओ हुआ इस विचार के लिए बहुत उत्सुक नहीं था, लेकिन मैडम गुओ ने पहले ही निमंत्रण दे दिया था और चूंकि वह शादी से जियो यान की चाची थी, इसलिए उसके लिए सीधे इनकार करना अच्छा नहीं होगा। तब मैं कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करूंगा। निजी कमरे में पहुंचने के बाद दाओ हुआ ने देखा कि मैडम गुओ उसे अजीब तरह से देख रही थी, जांच के संकेत और अवमानना स्पर्श के साथ, जिससे वह बहुत असहज हो गई। गुओ जुएमिंग भी दाओ हुआ को आकार दे रहा था। प्रांतीय राजधानी से लौटने के बाद से उसकी मां ने वर्षों से उसके चचेरे भाई और यान परिवार के बीच बातचीत के बारे में गहन पूछताछ की थी। हालांकि कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन चेन जियारा से उन्हें पता चला कि उनके चचेरे भाई का यान यी के साथ बहुत करीबी रिश्ता था। यह महसूस करते हुए कि माहौल थोड़ा खराब था, हान जिनरान ने सभी को खाना शुरू करने के लिए आमंत्रित करने की पहल की। जैसे ही व्यंजन परोसे गए, मैडम गुओ, चलो खाना खाते हैं। पूरी सुबह घूमने के बाद मैं भूख से मर रहा हूं। मैडम गुओ ने उदासीनता से अपनी चॉपस्टिक उठाए। सब लोग खाना खाने लगे। भोजन के दौरान हान शिनरान स्थानीय स्वादों से अनभिज्ञ हो गया होगा और उसका थोड़ा दम घुट गया और उसे तुरंत खांसी आ गई। दाओ हुआ ने उसे पानी दिया और कई घूंट पीने के बाद हान जिनरान को अंततः बेहतर महसूस हुआ।
खान शिनरान के चेहरे को दम घुटने से लाल होते देख मैडम गुओ बोली, ऐसा लगता है कि मैडम यान इस केकड़े के लिए उपयुक्त नहीं है। अगर यह आपसे सहमत नहीं है तो बाद में फिर से दम घुटने से बचने के लिए खुद को मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उसने दाओहुआ को एक मुस्कान दी। लोगों को आत्मा जागरूक होने और यह जानने की जरूरत है कि उनके लिए क्या उपयुक्त है और क्या नहीं। यदि कोई उन चीजों के लिए जिद करता है जो उनकी नहीं है तो उनका गिरना तय है। बिल्कुल यहाँ मैडम यान की तरह ऐसा खाना खाना जो उसे पसंद नहीं है और दम घुटने से मौत हो जाती है, यह सिर्फ एक हल्का परिणाम है। यदि यह गंभीर है तो एलर्जी प्रतिक्रियाएं भी हो सकती हैं जो किसी के जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। मिस यान, क्या आप सहमत नहीं होंगी? दाओहुआ ने मैडम गुओ और फिर गुओ जुएमिंग की ओर देखा, कुछ सोचा और हल्के से मुस्कुराया। कोई चीज खुद को सूट करती है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उसे खाना होगा। मैडम गुओ का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम्हें दम घुटने से मौत का डर नहीं है? दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, यह इतना लापरवाह नहीं होगा। जब मैं स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेता हूँ तो मैं आमतौर पर बहुत सावधान रहता हूँ और मेरा गला नहीं दबेगा या मेरा मुंह बंद नहीं होगा। इसके साथ ही उसने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। मैडम गुओ, हमने अपना पेट भर लिया है, इसलिए अब हम विदा लेंगे। खान शिनरान तुरंत खड़ा हुआ, मैडम गुओ को सलाम किया और फिर दाओहुआ के साथ चला गया। रेस्तरां छोड़ने के बाद दाओहुआ और हान जिनरान अब टहलना जारी रखने के मूड में नहीं थे। वे गाड़ी में बैठे और यान निवास की ओर वापस चले गए। रास्ते में हान शिनरान ने दाओहुआ को देखा और कहने में झिझकते हुए कहा, मैडम गुओ आज कुछ अजीब लग रही थी। दाओहुआ ने उपहास किया, बीजिंग की इन महान महिलाओं की शायद बहुत अधिक प्रशंसा की जाती है और वे मंदबुद्धि हो गई हैं, सभी प्रकार की अजीब आदतें विकसित कर रही हैं। वे हमेशा दूसरों को उपदेश देना पसंद करती हैं। बस उन्हें शामिल करें। वे आपको एक अच्छा चेहरा देते हैं। यदि आप साथ नहीं खेलते हैं तो वे सभी क्रोधित हो जाएंगी। उसकी परवाह कौन करता है? खान शिनरान को अपने पति की वैध बहन के बारे में एक नई समझ प्राप्त हुई। ऐसा स्वभाव, यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी सामान्य परिवार जुटा सकता है। जल्द ही वे यान निवास पहुंचे। गाड़ी से उतरने के बाद दाओहुआ ने हान शिनरान को आगे बढ़ने के लिए कहा, जबकि वह कुछ कदम पीछे रह गई थी और यान शोहो को कुछ निर्देश देते हुए कहा, गुओ परिवार पर नजर रखने के लिए कुछ चतुर लड़कों को भेजें। यदि वे निकट भविष्य में यान परिवार के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो आकर मुझे तुरंत बताएं। यान शोहो अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ चला गया। दाओहुआ अपने आंगन में लौट आई और छत के नीचे लटके तोते को देखकर आह भरी। जियो येयान के साथ उसकी सगाई की अभी तक घोषणा भी नहीं की गई थी और इसने पहले ही जियांग परिवार और गुओ परिवार को आकर्षित कर लिया था। उसने सोचा कि जियांग परिवार के चले जाने के बाद वह आसानी से सांस ले सकेगी, लेकिन कौन जानता था कि गुओ परिवार आगे आएगा। उसे आश्चर्य हुआ कि मैडम गुओ और उनकी बेटी ने अफवाहें कहां से सुनी। इसके बाद दाओहुआ कुछ दिनों के लिए घर पर रहा और डबल नाइन्थ फेस्टिवल बीतने के बाद ही ताओहुआ गांव लौटा। इस दौरान गुओ परिवार की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। यदि यह रेस्तरां में मैडम गुओ और उनकी बेटी द्वारा प्रदर्शित स्पष्ट शत्रुता के लिए नहीं होता तो दाओहुआ ने सोचा होता कि वह चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही थी। गुओ परिवार पर नजर रखना जारी रखें, आराम न करें। इस बार ताओहुआ गांव में दाओहुआ ने देखा कि गु जियान अच्छे मूड में था, इसलिए वह तुरंत मुस्कुराई और पूछा, मास्टर, आपने किस सौभाग्य का सामना किया है? अपने शिष्य को इसके बारे में बताएं और मुझे अपनी खुशी साझा करने दें। गु जियान ने अपने शिष्य की ओर तिरछी नजर से देखा और इत्मीनान से चाय पीते हुए कहा, जियांग झेंगयुआन पर बीजिंग वापस जाते समय हमला किया गया था। ऐसा लगता है कि उन्हें गंभीर चोट लगी है और उनके बिस्तर पर रहने और अपने बाकी दिनों के लिए दवा पर निर्भर रहने की संभावना है। दाओहुआ एक पल के लिए रुका और उसे एहसास हुआ कि जियांग झेंगयुआन सलाहकार जियांग था। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुई और झट से पूछा, यह किसने किया? गु जियान ने हंसते हुए कहा, प्रिंस 8 के आदमियों के अलावा और कौन है? जेडाई ड्रैगन सील को दिवंगत सम्राट ने राजकुमार 8 के लिए उनकी पहचान के प्रतीक के रूप में तैयार किया था। निश्चित रूप से वह इसे वापस चाहेंगे। दाओहुआ, क्या उन्हें यह वापस मिल गया? गु जियान ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। जेडाई ड्रैगन सील जो उनके हाथों में गिर गई, युआन परिवार खोने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उन्होंने यह कहा, गु जियान ने पूरी संतुष्टि के साथ अपने शिष्य की ओर देखा। आपकी रणनीति थोड़ी कच्ची थी, लेकिन प्रभाव वास्तव में उत्कृष्ट था। जियांग परिवार के लोगों से निपटना आसान नहीं है और इस बार शिष्य ने सम्राट को अवसर सौंप दिया है।
जियांग झेंगयुआन पर प्रिंस 8 का प्रतीक दिखाई देने के साथ अपना चेहरा बचाने के लिए जियांग परिवार को कुछ न कुछ खांसना होगा। दाओ हुआ मुस्कुराया, यह बस किसी बेकार चीज का उपयोग करना है। उसने मूल रूप से सोचा था कि 2 हिस्सों में बंटी जेडाई ड्रैगन सील किसी काम की नहीं है, लेकिन इसने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बीच उत्तरी सीमांत जिकू शहर में एक अंधेरी और तेज हवा वाली रात में 1 दर्जन से अधिक काली आकृतियां शहर की ऊंची दीवारों के पार उड़ गईं, तेजी से युद्धों को पार कर गईं और चुपचाप शहर में घुसपैठ कर गईं। शहर के बाहर जियातेंग की सेना कई मील दूर घात लगाकर बैठी थी, चुपचाप अंदर से संकेत का इंतजार कर रही थी। कमांडर चुई, क्या आपको लगता है कि हम इस बार जिकू शहर को वापस ले सकते हैं? अपने होठों को कसकर दबाए हुए चुई गैंग ने अपने पास मौजूद जियू जियांगचेन पर नजर डाली और गंभीरता से कहा, आप जिनलिंग गार्ड के कमांडर हैं, क्या आप अपने लोगों की क्षमताओं को नहीं जानते हैं? शियू जियांगचेन ने कंधे उचकाए, क्या आपको लगता है कि वह व्यक्ति है जिसे मैं ऑर्डर कर सकता हूं? चुई गैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हालांकि लॉर्ड जियो की स्थिति वास्तव में प्रतिष्ठित है, क्योंकि वह आधिकारिक कर्तव्यों पर यहाँ है, उन्हें अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करना चाहिए। यह कहने के बाद उन्होंने तिरस्कार पूर्वक जियू जियांगचेन की ओर ऐसे भाव से देखा जिससे पता चलता था कि जियू में कार्यभार संभालने की क्षमता नहीं है। शियू जियांगचेन को देखकर उसके सीने में दर्द महसूस हुआ। खेल में बिना त्वचा के खड़े मत रहो और ऐसे बात करो जैसे यह आसान है। यदि आपके पास ऐसा कोई अधीनस्थ होता तो मैं देखना चाहता कि आप मुझसे कितना बेहतर कर सकते हैं। जैसे ही वह बोला, उसने अपनी अभिव्यक्ति को समायोजित किया। ठीक है, अब और मजाक नहीं, आपने पहले जियो येयांग के साथ काम किया है और आप उसकी क्षमताओं को मुझसे बेहतर जानते हैं। जल्दी करें और आज रात के ऑपरेशन पर अपने विचार साझा करें ताकि मैं तैयार रह सकूं, उन्होंने कहा। चुई गैंग चुप हो गया, कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने कहा, लॉर्ड जियो को अपने सैनिकों के साथ जोखिम भरी रणनीति अपनाना पसंद है। शियू जियांगचेन ने भौहें चढ़ा दी। जोखिम भरी रणनीति, यदि यह सफल हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से श्रेय हमसे नहीं बच सकता, लेकिन यदि यह विफल हो जाता है। चुई गैंग ने उसकी बात काट दी, पिछली बार हम सफल हुए। शियू जियांगचेन ने तुरंत चुई गैंग की ओर देखा, आप जियो येयांग के बारे में बहुत सोचते हैं। चुई गैंग ने उत्तर दिया, मैंने शाही परिवार के जिन सदस्यों को देखा है, उनमें से वह उन कुछ दुर्लभ लोगों में से एक है जिनके पास लड़ने की भावना और चालाक रणनीति दोनों है। उसने बहुत से राजकुमार देखे थे, शायद यह महल में उनका लंबा जीवन था, लेकिन जब मुद्दों का सामना करना पड़ा तो वे सभी योजनाओं और चालों में शामिल होना पसंद करते थे, जिसमें उनके विचार में एक निश्चित लड़ाई की भावना का अभाव था। जियू जियांगचेन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप जिकू शहर की ओर देखता रहा। उसके दिमाग में उत्तरी सीमा पर जियो येयांग के साथ काम करते हुए बिताए गए महीने याद आ रहे थे। सच कहा जाए, हालांकि उसे संदेह था कि जियो येयांग सम्राट द्वारा विशेष रूप से नियुक्त जिनलिंग गार्ड का अन्वेषक हो सकता है। जब उसने वास्तव में उसे उत्तरी सीमा में देखा, तब भी वह कुछ हद तक चौंक गया था। 18 या 19 साल के उस युवक का चेहरा शांत और दृढ़ था, जिसमें पहले से ही एक दमनकारी उपस्थिति थी जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। समय चुपचाप बीत गया और जैसे ही आकाश चमकने लगा, शहर की दीवारों से बुलबुल की कुछ आवाजें आने लगी। आवाजें सुनकर चुई गैंग और जियू जियांगचेन दोनों चौंक गए और तेजी से अपने सैनिकों को जिकू शहर की ओर ले गए। रास्ते में जियू जियांगचेन का दिल उसके गले में था, उसे डर था कि कहीं वे 8वें राजकुमार द्वारा बिछाए गए जाल में न फंस जाएं, जब तक कि उसने जिकू शहर के खुले द्वार नहीं देखे और राहत की सांस नहीं ली। 8वें राजकुमार के सुदृढ़ीकरण भेजने से पहले जियातेंग के सैन्य बल जिकू शहर में प्रवेश कर चुके थे और शहर पर कब्जा कर लिया गया था। आखिरकार हमने एक शहर वापस ले लिया है। जिकू शहर की सड़कों पर चलते हुए चुई गैंग और जियू जियांगचेन दोनों बहुत प्रसन्न थे। 3 सीमावर्ती शहरों का खोना सीमा सैनिकों और जिनलिंग गार्ड दोनों के लिए अपमानजनक था। जिकू शहर 8वें राजकुमार द्वारा जब्त किए गए 3 शहरों में से एक था। अब जब इसे पुनः प्राप्त कर लिया गया है, तो झोंगकू शहर और डोंगकू शहर के लिए लड़ाई होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सिटी लॉर्ड का निवास। जियातेंग की सेना की एक टुकड़ी ने वहां स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन जिनलिंग गार्ड ने उन्हें खदेड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि विवाद खड़ा हो गया। चुई गैंग और जियू जियांगचेन विवाद देखने के लिए ठीक समय पर पहुंचे। दोनों पक्षों में जोश से भरे युवा लोग थे और बहस मारपीट में बदलने की कगार पर थी। जैसे ही दोनों पर्यवेक्षक हस्तक्षेप करने के लिए बोलने वाले थे, 3 राजसी काले शिकारी कुत्ते धीरे धीरे बाहर निकलते हुए निकले। उनमें से सबसे बड़ा अपना सिर ऊंचा करके बहस करने वाले दलों को बाएं और दाएं देख रहा था।
चाहे वह शिकार करने वाले कुत्तों का डर हो या कुत्तों के मालिक का डर, जिया तेंग की सेना और जिनलिंग गार्ड के सैनिक एक साथ चुप हो गए। अपने मातहतों को 3 शिकारी कुत्तों से डरा हुआ देखकर चुई गैंग और जियू जियांगचेन दोनों के होंठ एक साथ फड़कने लगे, कुछ हद तक शर्मिंदा हुए। हालांकि 3 अहंकारी शिकारी कुत्तों को अपने पास से गुजरते हुए देखकर वे दोनों उनसे बहुत ईर्ष्या करने लगे। इन 3 शिकारी कुत्तों ने वास्तव में खुद को प्रतिष्ठित किया था, खासकर 8वें राजकुमार के जासूसों को पकड़ने में। यान परिवार कुत्तों को कैसे प्रशिक्षित करता है? हर एक अविश्वसनीय रूप से भयंकर है, कुलीन सैनिकों से कम नहीं। मुझे युवा लड़कों यान वेनकाई और वेंटाओ से सीखने का मौका मिलना चाहिए। इन युवाओं के बारे में बात करते हुए कुछ बातें दिमाग में आती हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने फेई जून और फेई जियान के साथ प्रतिस्पर्धा की और ऐसा लगता है कि फेई जून और फेई जियान हार गए, उन्होंने बताया। हम फेई जून और फेई जियान की आंतरिक मार्शल आर्ट में महारत पहले से ही गहरी है। वे 2 लड़के अभी तक औपचारिक टोपी पहनने की उम्र में नहीं हैं और उन्होंने फेई जून और फेई जियान के खिलाफ जीत हासिल की। उन्हें कम मत समझो। मैंने गुप्त रूप से देखा है, लॉर्ड जियो ने वेनकाई और वेंटाओ के साथ मिलकर अपनी आंतरिक मार्शल आर्ट का बहुत उच्च स्तर पर अभ्यास किया है। तुम भूल गए हो, है ना? पिछली बार 8वें राजकुमार ने शहर की रक्षा योजनाओं को चुराने के लिए आंतरिक मार्शल आर्ट में एक विशेषज्ञ को भेजा था। हमने अभी तक कोई कदम भी नहीं उठाया था और उस व्यक्ति को जल्दी में छोड़ना पड़ा। ये वे 3 लोग थे जिन्होंने एकजुट होकर उसका पीछा किया। सिकु शहर पर पुनः कब्जा कर लिया गया और जीत की खबर तेजी से पूरे डेक्सिया में फैल गई। अधिकारियों और आम लोगों दोनों ने समान रूप से इस घटना का उत्सुकता से जश्न मनाया। आम लोगों को परिणाम की परवाह थी, लेकिन यह वह प्रक्रिया थी जिसने अधिकारियों का अधिक ध्यान आकर्षित किया। परिणामस्वरूप जिनलिंग गार्ड का वह रहस्यमय मिस्टर जियो एक बार फिर लोगों की नजरों में आ गया। निंगमैन प्रांत, गुओ परिवार, मैडम गुओ और गुओ जुएमिंग भी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। गुओ जुएमिंग, माँ, जब चेन जियारा कल मुझसे मिलने आई तो उसने कहा, लापरवाही से कि बाहर कई लोग कह रहे हैं कि उत्तरी सीमांत के श्री जियो हमारे चचेरे भाई हैं। मैडम गुओ ने लगभग कह दिया कि यह असंभव है, लेकिन जब भी अपने पति ने जियो येयांग के बारे में बात की, तो अपने पति के गर्व और आत्मसंतुष्ट तरीके के बारे में सोचते हुए उसने चुपचाप अपने शब्दों को निगल लिया। गुओ जुएमिंग ने आगे कहा, माँ, मुझे याद है कि हमने अपने चचेरे भाई को लगभग आधे साल से नहीं देखा है ना? भले ही वह व्यस्त हो, वह खुद को दिखाए बिना गायब नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि अफवाहें सच हो सकती हैं? मैडम गुओ ने अपनी बेटी की ओर देखा, बहुत देर तक सोचा और फिर कहा, हमें तुम्हारे पिता से इस बारे में पूछना होगा, उन्हें पता ही होगा। गुओ जुएमिंग को संदेह हुआ, पिताजी, वह शायद हमारे साथ इन मामलों पर चर्चा नहीं करेंगे। मैडम गुओ मंद मंद मुस्कुराई, उससे सीधे पूछना निश्चित रूप से काम नहीं करेगा। यह कहते हुए उसने तुरंत रसोइया को कुछ भोजन तैयार करने का निर्देश दिया और घर के नौकर से उसे बैरक में पहुंचाने को कहा। उत्सुकता से देखने पर गुओ जुएमिंग को बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसकी मां क्या कर रही थी। उसी दोपहर तक नौकर वापस आ गया। मैडम गुओ ने नौकर को जाने देने से पहले लंबी पूछताछ के लिए बुलाया। विश्वस्त सहयोगी के चले जाने के बाद गुओ जुएमिंग अंदर आई और मैडम गुओ के चेहरे पर निराशापूर्ण भाव देखकर खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन पूछ बैठी, माँ, क्या आपको कुछ पता चला? मैडम गुओ ने अपनी बेटी की ओर देखा और आह भरते हुए कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि हमारे बचपन की अनियंत्रित जियो येयांग इतनी निपुण व्यक्ति बन जाएगी। यह सुनकर गुओ जुएमिंग की अभिव्यक्ति उज्ज्वल हो गई। माँ, आपका मतलब है कि चचेरा भाई वास्तव में मिस्टर जियो है? मैडम गुओ ने सिर हिलाया, 100% निश्चित। गुओ जुएमिंग ने हैरान होकर कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मैडम गुओ मुस्कुराई, क्या मैंने आज आपके पिता को खाना नहीं भेजा? 2 व्यंजन जियो येयांग के लिए थे। नौकर यह कहते हुए वापस आया कि आपके पिता और जियो येयांग ने सारा खाना खत्म कर दिया है। गुओ जुएमिंग और भी अधिक भ्रमित थी, इसमें गलत क्या है? मैडम गुओ ने मुस्कुराते हुए समझाया, जो 2 व्यंजन मैंने जियो येयांग को भेजे थे, वे वही हैं जो उसे सबसे ज्यादा नापसंद है। फिर भी आपके पिता ने दावा किया कि उन्होंने उन्हें वैसे भी खत्म कर दिया। यह आपको क्या बताता है? इससे पता चलता है कि आपके पिता जियो येयांग के लिए खाना बना रहे हैं, जो वास्तव में वहां नहीं था। गुओ जुएमिंग के चेहरे पर एहसास दिखा, फिर उसने मुस्कुराते हुए मैडम गुओ की ओर देखा, माँ वास्तव में चतुर है। मैडम गुओ ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है कि मैं जियो येयांग को अच्छी तरह से न समझ पाऊं, लेकिन तुम्हारे पिता, मैं उन्हें अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानती हूं, और मैं शायद ही कभी गलत होती हूं। यह कहते हुए उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई।
मैंने सोचा था कि झोंकझू में किसी के द्वारा उसे सिखाने या बाध्य करने के बिना जियो येयांग बड़ा होकर एक बेकार आदमी बन जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि महल में उन लोगों के प्रभाव के बिना वह वास्तव में बेहतर और बेहतर हो जाएगा। गुओ जुएमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह अच्छी बात नहीं है? मैडम गुओ ने अपना सिर हिलाया, मूर्ख लड़की, अगर जियो येयांग थोड़ा और बांका होता तो शायद कम लोग उस पर ध्यान देते। अब जब वो इतना निपुण हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि उसमें रुचि रखने वाले परिवारों की संख्या कम हो जाएगी? जियांग परिवार पहला होगा। शाही परिवार में शादी करना भी परिवारों के बीच एक प्रतियोगिता और एक रणनीतिक चाल है। जियो येयांग जितना अधिक उत्कृष्ट होता जाएगा, उतने ही अधिक परिवार इसमें शामिल होंगे, और उतनी ही अधिक संभावना होगी कि गुओ परिवार को हार का सामना करना पड़ेगा। गुओ जुएमिंग का चेहरा शांत हो गया, शायद हमें शुरुआत करने का कभी मौका नहीं मिला। चचेरे भाई के पास पहले से ही कोई है जिसकी वह परवाह करता है। मैडम गुओ ने गुस्से में कहा, यान यी कभी भी जियो येयांग की वैध पत्नी नहीं हो सकती। यान मजिस्ट्रेट एक चौथे दर्जे का अधिकारी है, क्या आपको लगता है कि सम्राट यान परिवार के साथ विवाह की व्यवस्था करेगा? गुओ जुएमिंग कुछ देर के लिए चुप हो गए, लेकिन सम्राट के लिए अपनी बेटी को चुनना भी असंभव है। मैडम गुओ ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में हमारा परिवार धीरे धीरे शाही दरबार से हट गया है। जब राज्यपाल के रूप में आपके पिता का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और हम राजधानी लौट आएंगे, तो संभवतः उन्हें आराम मिलेगा और वे घर पर ही रहेंगे। यह देखते हुए कि हमारे परिवार को अपनी जगह कैसे पता है, सम्राट को हमें कुछ हद तक मुआवजा देना चाहिए। इतना कहते ही उसके चेहरे का रंग गहरा हो गया। हालांकि हमें भी सावधान रहना चाहिए। यदि यान यी वास्तव में जियो येयान को पूरी तरह से मोह की हद तक मोहित कर लेता है, और इस घटना में वह उत्तरी सीमा पर महान योग्यता प्राप्त करता है और मूर्खतापूर्ण ढंग से सम्राट से शादी के आदेश की भीख मांगता है, तो हम क्रोध से दम घुटने वाले लोग होंगे। गुओ जुएमिंग कुछ चिंतित थी। माँ, हमें क्या करना चाहिए? मैडम गुओ ने सोचा, मुझे जल्दी मत करो, मुझे इस बारे में सोचने दो। सितंबर के मध्य में, जब दाओहुआ ने उत्तरी सीमा पर भेजने के लिए देशों को नई बनी गोलियों का एक बैच सौंपा, तो उसने देखा कि गू जियान बिना सोचे समझे पोछा लगा रहा था और चिंतित थी कि वह घर पर ठहराव से बीमार पड़ सकता है। उसने सुझाव दिया कि वे बाहर जाएं और यात्रा करें। गू जियान का चेहरा दिलचस्पी से चमक उठा। अपनी बड़ी बहन की देखभाल करते हुए उसने वर्षों तक बमुश्किल ही बाहर कदम रखा था, और अब जब वह चली गई है, जबकि उसका स्वास्थ्य अभी भी अनुमति दे रहा है, वह दुनिया देखना चाहता है। इस प्रकार अपने परिवार के लिए एक पत्र छोड़कर दाओहुआ ने पुरुष पोशाक पहन ली और गू जियान के साथ दाओहुआ गांव छोड़ दिया। दोनों ने एक विशिष्ट गंतव्य के बिना यात्रा की, स्थानीय रीति रिवाजों और परिदृश्यों का अनुभव करने और विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए लक्ष्यहीन रूप से घूमते रहे। पलक झपकते ही अक्टूबर आ गया। अक्टूबर की शुरुआत में एक दिन कई घोड़ा गाड़ियां यान निवास के सामने रुकी। ये लोग कौन है? अगर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है तो जल्दी से आगे बढ़ें। यह मजिस्ट्रेट का निवास है। आप बिना सोचे समझे यहाँ अपनी गाड़ियां खड़ी नहीं कर सकते। आधे भूरे बालों वाली एक बूढ़ी औरत गाड़ी से नीचे उतरी। जब उसने मजिस्ट्रेट के भव्य द्वार को देखा तो उसका दिल कुछ घबराहट से धड़क रहा था। फिर भी, यह याद करके कि वह मजिस्ट्रेट की सास थी, उसकी छाती आत्मविश्वास से फूल गई। मैं तुम्हारी मैडम की माँ हूँ। जल्दी करो और अपनी मैडम को मेरा स्वागत करने के लिए बाहर आओ। यह सुनकर द्वारपाल हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा माना जाता है कि उनकी मैडम के वर्तमान मामा रिश्तेदारों में केवल 2 चाचा शामिल हैं। उन्होंने किसी बूढ़ी औरत का जिक्र नहीं सुना था। उनके भ्रम के बावजूद द्वारपालों ने रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से आंतरिक प्रांगण को सूचित करने के लिए वापस चले गए। द्वारपाल की रिपोर्ट सुनकर मैडम ली का चेहरा तुरंत काला पड़ गया, और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने एक नौकर से आगंतुक को भगा दिया। कौन सोच सकता था कि यह बुढ़िया इतनी बेशर्म होगी? जैसे ही उसने सुना कि मैडम ली ने उसे नहीं पहचाना, उसने नखरे दिखाकर, रोने और हंगामा करके एक दृश्य पैदा कर दिया और खुले तौर पर मैडम ली पर अविवाहित होने का आरोप लगाया। कुछ ही देर में देखने के लिए तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। एक क्षण के भीतर प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी द्वारा अपनी मां को अस्वीकार करने की बात सड़कों और गलियों में फैल गई। यह जानने के बाद मैडम ली इतनी क्रोधित हो गई कि उनका चेहरा नीले रंग का हो गया और वो चीजों को ठीक करने के लिए बाहर जाने वाली थी। मैडम ली के चेहरे को गुस्से से विकृत देखकर हान शिनरान को चिंता हुई कि हंगामा और भी बदतर हो जाएगा, और उसने जल्दी से उसे रोक लिया, साथ ही यान वेनशियू को भी बुलाया। एक बार जब यान वेनशियू पहुंचे तो उन्होंने मैडम ली से पूछा, माँ, क्या दरवाजे पर मौजूद बूढ़ी महिला वास्तव में हमारी दादी है?
मैडम ली ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या दादी? आपकी दादी का बहुत पहले निधन हो गया। वह महिला और कुछ नहीं बल्कि आपके दादा की अगली पत्नी है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ आने की हिम्मत करेगी। यह सुनकर यान वेनशियू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। वह अपने मामा परिवार के मुद्दों के बारे में कुछ हद तक जागरूक था। इस सौतेली दादी से निपटना आसान नहीं था। उसकी माँ और चाचाओं को उसके अंगूठे के नीचे बहुत कष्ट सहना पड़ा था, और उसने उसकी माँ को एक बूढ़े व्यक्ति से शादी करने के लिए लगभग मजबूर कर दिया था। जब उनके चाचाओं ने पारिवारिक भाग्य को त्यागने और उनसे अलग होने का फैसला किया, तभी वे अपनी माँ को अपने साथ ले जाने में कामयाब हुए। किसी भी परिवार में इस तरह के मामले रिश्ते तोड़ने की ओर ले जाते हैं, इसलिए इस सौतेली दादी के लिए दरवाजा खटखटाने की हिम्मत करना पूरी तरह से बेशर्मी थी। एक पल की चुप्पी के बाद यान वेनशियू ने कहा, माँ, हम उसे लगातार हंगामा खड़ा करने की अनुमति नहीं दे सकते। यह वर्ष गवर्नर के रूप में पिता का आखिरी वर्ष है, और वर्ष के अंत का मूल्यांकन हम पर है। सेना के प्रावधान गायब होने के कारण पिता के प्रदर्शन को पहले ही नुकसान हो चुका है। हमारा परिवार हमारी प्रतिष्ठा को और अधिक धूमिल करने का जोखिम नहीं उठा सकता। मैडम ली ने गहरी नाराजगी जताई, तो हमें उस बूढ़ी चुड़ैल को अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए। आपने उसके साथ व्यवहार नहीं किया है, आप नहीं जानते कि वह कितनी अपमानजनक है। एक बार जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो कुत्ते के प्लास्टर की तरह आपसे चिपक जाती है, जिसे हटाना असंभव है। यान वेनशियू ने उत्तर दिया, यह देखते हुए कि चीजें कैसी हैं, हमें अभी भी पहले उसे अंदर बुलाना चाहिए। एक बार जब वह हमारी दीवारों के भीतर होगी, तो हम स्थिति पर नियंत्रण कर लेंगे। मैडम ली ने अपना धड़कता हुआ माथा रगड़ा और सिर हिलाया, उसे अंदर बुलाने के बाद उन्हें 1 यार्ड तक सीमित कर दो। उन्हें इधर उधर भटकने मत दो। यान वेनशियू ने सहमति में सिर हिलाया, फिर जल्दी से चला गया। जब यान वेनशियू सामने के गेट पर पहुंचे, तो उन्होंने मैडम ली की सौतेली माँ, ली वांगशी को अपने बच्चों और पोते पोतियों को साथ लाते हुए देखा। ऐसा लग रहा था मानो वे शरण लेने आए हों। उसका हृदय घृणा से भर गया, परंतु उसने इसे बाहर प्रकट नहीं किया। इसके बजाय वह चुपचाप ली वांगशी के प्रदर्शन को तब तक देखता रहा जब तक कि वह आगे नहीं बढ़ सकी। फिर उसने उन्हें निवास में बुलाया। तो यह प्रीफेक्चुरल गवर्नर का निवास है, वास्तव में प्रभावशाली। ली वांगशी अपनी 2 बहुओं के समर्थन से यान परिवार के पिछवाड़े पर नजर रखती थी, चारों ओर देखती थी, इधर उधर टिप्पणी करती थी, जैसे कि वह इस जगह को अपना घर मानती हो। ली परिवार के सभी भाई बहनों में से यह तीसरी बहन है जो सबसे भाग्यशाली है, जो इतने बड़े निवास में रहने में सक्षम है और उसकी देखभाल के लिए उसके पास इतने सारे नौकर हैं। ली वांगशी की छोटी बहू तुरंत मुस्कुराई और बोली, माँ, आप भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी अच्छी बेटी मिली। भविष्य में आप बस इंतजार करें और अच्छे जीवन का आनंद लें। जैसे ही वह बोली, उसने यान वेनशियू पर भी नजर डाली। बड़े बेटे, यह सही विचार है ना? यान वेनशियू ने अपने सामने व्यापारी महिला की ओर उदासीनता से देखा, जिसकी आंखें योजनाओं से भरी थी, और वह बस यह तय नहीं कर पा रहा था कि वह बेतहाशा काल्पनिक थी या आश्चर्यजनक रूप से अज्ञानी थी। क्या उसने सचमुच सोचा था कि उसका परिवार इस तरह मुफ्तखोरी कर सकता है? आगे की बातचीत में शामिल होना उचित न समझते हुए उन्होंने अपने नौकरों को उन्हें अतिथि प्रांगण में ले जाने के लिए कहा और फिर जाने के लिए मुड़ गए। दाओहुआ और गु जियान दिसंबर की शुरुआत में ही ताओहुआ गांव लौट आए। यदि वर्ष का अंत निकट न होता और घर में कई चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता न होती, तो वे अभी तक वापस नहीं आना चाहते। मास्टर, चलो बाहर चले और अगले साल वसंत ऋतु शुरू होने के बाद फिर से यात्रा करें। आपके स्वामी के रूप में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या आपके परिवार के बुजुर्ग सहमत होंगे? जब तक मैं उन्हें बताता हूं कि मैं आपके साथ जा रहा हूं, वे निश्चित रूप से सहमत होंगे। बस मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल करते रहो, तुम क्यों नहीं? गु जियान के साथ कुछ देर तक मजाक करने के बाद दाओहुआ ने अपनी यात्रा के दौरान खरीदे गए उपहारों को छांटना शुरू कर दिया। वह उनमें से केवल आधे को ही सुलझा पाई थी जब वांग मैनमैन उसके चेहरे पर एक अप्रिय अभिव्यक्ति के साथ अंदर आई। दाओहुआ ने उसकी ओर देखा, क्या हुआ? वांग मैनमैन, मिस, जब हम बाहर थे तो घर पर कुछ हुआ था। दाओहुआ की अभिव्यक्ति रुक, क्या हुआ? वांग मैनमैन ने तुरंत कहा, मिस, क्या आप जानती हैं कि आपकी एक सौतेली दादी है? एक क्षण सोचने के बाद दाओहुआ को याद आया कि मैडम ली की वास्तव में एक सौतेली माँ थी। ऐसा एक व्यक्ति है, लेकिन माँ का कई वर्षों से उससे कोई संपर्क नहीं है। आक्रोश से भरे वांग मनमन ने आगे कहा, लेकिन अब मैडम की सौतेली माँ अपने परिवार को हमारे घर में रहने के लिए ले आई है और जाने से इनकार कर रही है। इससे भी बुरी बात यह है कि जब वे आए, तो उन्होंने हमारे निवास के ठीक सामने एक दृश्य बना दिया।
अब प्रीफेक्चुरल शहर में कई लोग गपशप कर रहे हैं कि हमारी मैडम अविवाहित है। इस वजह से मैडम कई बार गुस्से से बेहोश हो चुकी है। यह सुनकर दाओहुआ का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। तुम्हें यह किसने बताया? वांग मैनमैन, संपत्ति के प्रबंधक ने ऐसा कहा। वह हिसाब किताब देने के लिए प्रांतीय राजधानी में गया था और उसने कई लोगों को इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए सुना। दाओहुआ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, जाओ और मेरे लिए यान शोहो को ढूंढो। वांग मैनमैन ने सिर हिलाया और जाने ही वाली थी कि उसने पूछा, मिस, क्या हमें तुरंत चीजों की जांच करने के लिए आवास पर वापस नहीं जाना चाहिए? दाओहुआ एक पल के लिए चुप हो गया। कोई जल्दी नहीं है, आइए पहले सुने कि यान शोहो को क्या कहना है। आगे पूछे बिना वांग मैनमैन जल्दी से किसी को ढूंढने चला गया। उस दोपहर यान शोहो दाओहुआ मंदिर पहुंचे। दाओहुआ ने यान शोहो की ओर देखा। मुझे विस्तार से बताओ कि ली परिवार के साथ क्या हो रहा है। यान शोहो ने तुरंत दाओहुआ को पिछले 2 महीनों में घर पर हुई घटनाओं के बारे में बताया। ली परिवार के सदस्य अक्टूबर में बिन बुलाए आ गए। मैडम उन्हें देखना नहीं चाहती थी, लेकिन ओल्ड लेडी ली ने गेट पर एक दृश्य बनाया जिससे कई शहरवासी आकर्षित हुए। मास्टर नहीं चाहते थे कि चीजें बढ़ेंगी, उनके पास उन्हें निवास में आने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रवेश करने के बाद मैडम ने बूढ़ी महिला ली को देखा और सख्ती से उन्हें तुरंत चले जाने के लिए कहा। कौन जानता था कि बूढ़ी महिला ली बेशर्मी से कहेंगी कि वे हमारे घर में स्थायी रूप से रहने का इरादा रखती हैं और चाहती हैं कि मैडम उन्हें और उनके 2 बेटों का भरण पोषण करें। मैडम स्वाभाविक रूप से ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन बड़ी मैडम ली ने कहा कि अगर मैडम ली सहमत नहीं हुई तो वह सड़कों पर उतर जाएंगी और यान परिवार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से मैडम को अविवाहित घोषित कर देंगी। यान शोहो ने ध्यान से बात की, कभी कभी चुप दाओहुआ पर नजर डाली। दाओहुआ के विचारों को समझना मुश्किल होने पर वह और भी अधिक सतर्क हो गया और अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में न डालने की पूरी कोशिश कर रहा था। ली परिवार के सदस्यों के आने के तीसरे दिन दोनों चाचाओं को खबर मिली और वे तुरंत एल्डर मैडम ली और उनके परिवार को ले जाने के इरादे से वहां पहुंचे, लेकिन एल्डर मैडम ली ने जाने से इनकार कर दिया, चाहे उन्होंने कुछ भी कहा हो। जब दूसरे चाचा थोड़ा अधिक सशक्त हो गए तो एल्डर मैडम ली ने गुस्सा दिखाया। सबसे बड़े चाचा ने बड़ी मैडम ली को जबरन ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह चिल्लाने लगी और अपना सिर काटने की धमकी दी। बड़ी मैडम ली के 2 बेटों ने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया और दोनों चाचाओं पर उनकी सौतेली मां को मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया। हालांकि दोनों चाचा गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद दोनों चाचा कई बार आए, दयालु और धमकी भरे लहजे में बात की, लेकिन फिर भी वे बड़ी मैडम ली को ले जाने में असफल रहे। यह सुनकर दाओहुआ ने पूछा, पिताजी और बड़े भाई के बारे में क्या वे बड़ी मैडम ली और उनके परिवार को नियंत्रित नहीं कर सकते? यान शोहो, मास्टर और सबसे बड़े मास्टर, बड़ी मैडम ली और उनके परिवार को जबरन घर वापस भेजने के लिए किसी को भेजने वाले थे, लेकिन कौन उम्मीद कर सकता था कि बड़ी मैडम ली का सबसे बड़ा पोता मास्टर जू के बेटे के साथ सहपाठी निकला। जब से ली परिवार आया है, युवा मास्टर जू हर कुछ दिनों में मिलने आ रहे हैं, कभी कभी अपने साथ प्रीफेक्चुरल स्कूल के अन्य छात्रों को भी लाते हैं। मास्टर अपनी प्रतिष्ठा को देखते हुए बहुत कठोर व्यवहार नहीं करना चाहते थे। दाओहुआ की आंखों में ठंडी चमक आ गई और उसने उपहास करते हुए कहा, तो ली परिवार 2 महीने से अधिक समय से हमारे घर में रह रहा है और कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। जैसे ही वह बोली, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। मास्टर जू, ली परिवार का गृहनगर निंगमैन प्रांत से सैकड़ों मील दूर है, 1000 नहीं। इतनी दूर रहने वाले 2 लोग सहपाठी कैसे हो सकते हैं? दाओहुआ के गुस्से को महसूस करते हुए यान शोहो ने अपना सिर झुका लिया और बोलने की हिम्मत नहीं की। दाओहुआ ने पूछताछ जारी रखी, क्या अब पूरे शहर में यह अफवाह फैल रही है कि मेरी मां अपनी सौतेली मां के प्रति अविवाहित है? यान शोहो ने सिर हिलाया, उसका चेहरा भ्रम से भर गया। हालांकि बड़ी मैडम ली ने उस दिन सामने के गेट पर हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन सबसे बड़े मास्टर तुरंत लोगों को हमारे आवास के अंदर ले आए। मैं वास्तव में नहीं जानता कि यह कैसे हुआ, लेकिन कहानी तेजी से विचित्र और तीव्र होती जा रही है। दाओहुआ ने आंतरिक रूप से एक ठंडी गुंजन छोड़ी। जाहिर तौर पर पर्दे के पीछे से कोई आग भड़का रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने अचानक पूछा, मैंने आपसे गुओ परिवार पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा था, क्या इस दौरान गुओ परिवार की ओर से कोई हरकत हुई है? यान शोहो चौंक गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि विषय इतनी तेजी से बदल जाएगा। गुओ परिवार में कोई हलचल नहीं हुई है। दाओहुआ ने यान शोहो की ओर देखा, उसका ईमानदार और भोला भाला ईमानदार चेहरा देखा और अचानक आह भरी।
यान शोहो से गुओ परिवार पर नजर रखना गलत था, उसके स्वभाव के कारण शायद उसने गुओ परिवार के सामने वाले दरवाजे पर किसी को निगरानी करने के लिए बुलाया था। जाओ मेरे लिए काओ चुवान और बाल्ड को बुलाओ। यान शोहो कांपते हुए चले गए, समझ में नहीं आया कि क्यों, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी भतीजी ने जो आखिरी बार उन्हें देखा था उसमें गहरी निराशा थी। दाओ हुआ ने यान शोहो की पीछे हटती आकृति को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ली परिवार के सदस्य बिना उपाधियों या समर्थकों के सिर्फ आम लोग थे, खासकर मेरी माँ और चाचाओं के साथ अप्रिय इतिहास के बाद तार्किक रूप से वे यान परिवार के सामने दोबारा आने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अब वे आ गए थे और खुद को मास्टर जू से जोड़कर इतना हंगामा भी कर दिया था। यदि कोई उनका समर्थन नहीं कर रहा होता तो वह इस पर विश्वास नहीं करती। क्या यह गुओ परिवार का काम था? दाओ हुआ ने सांस छोड़ी। जियांग परिवार के खिलाफ वह बिना किसी आपत्ति के कार्य कर सकती थी, लेकिन गुओ परिवार के प्रति गवर्नर गुओ जियो येयांग के चाचा थे। वह गुओ परिवार की उपेक्षा कर सकती है, लेकिन वह जियो येयांग की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती। जल्द ही काओ चुवान और बाल्ड आ गए। दाओ हुआ सीधे मुद्दे पर आया, जाओ और जांच करो कि क्या गुओ परिवार का हाल ही में ली परिवार के साथ कोई संपर्क हुआ है, और गुओ परिवार और मास्टर जू के परिवार के बीच निजी संबंधों की जांच करो। काओ चुवान और बाल्ड ने अपने आदेशों को पूरा करने के लिए छुट्टी ली। एक बार जब वे चले गए तो दाओ हुआ गहरी सोच में पड़ गया। अगर यह वास्तव में गुओ परिवार पर्दे के पीछे यान परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा था, तो उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? जियांग परिवार ने उसके पिता पर यान परिवार को नष्ट करने के लिए सैन्य प्रावधानों को खोने का आरोप लगाया। गुओ परिवार बुजुर्ग मैडम ली और उनके परिवार को यहां लाकर यान परिवार के अच्छे नाम को बर्बाद करने का लक्ष्य रखता था। एक परिवार निडरता से निर्लज है और दूसरा कपटपूर्ण रूप से धूर्त, दोनों ही बहुत घृणित है। शायद जियो येयांग और यान परिवार के बीच संबंधों को ध्यान में रखते हुए गुओ परिवार ने जियांग परिवार की तुलना में कम बेशर्मी से काम किया। काओ चुवान और बाल्ड ने जांच करने में कई दिन बिताए, इससे पहले कि उन्हें पता चला कि सितंबर में मैडम गुओ के लिए बटलर नानी ने ली वांगशी के गृहनगर का दौरा किया था। नानी के लौटने के तुरंत बाद ली वांगशी का परिवार निंगमैन प्रांत पहुंचा। यह पुष्टि करने के बाद कि गुओ परिवार पर्दे के पीछे यान परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा था, दाओ हुआ बोलने से पहले काफी देर तक चुप रहा। तो मेरी माँ की पितृभक्ति की कमी के बारे में शहर भर में फैली अफवाहें भी गुओ परिवार द्वारा भेजे गए लोगों द्वारा शुरू की गई थी। काओ चुवान ने सिर हिलाया। गुओ परिवार के बटलर ने हर जगह अफवाहें फैलाने के लिए शहर में भिखारियों को काम पर रखने के लिए चांदी खर्च की। यह सुनकर दाओ हुआ की आंखें धीरे धीरे ठंडे इरादे से भर गईं। फैन तोनगजी के परिवार के बारे में क्या? काओ चुवान, मैडम फैन और मैडम गुओ के बीच घनिष्ठ निजी संबंध है, और मैडम गुओ की सिफारिश के लिए धन्यवाद। फैन परिवार का सबसे बड़ा बेटा अध्ययन के लिए इंपीरियल कॉलेज में प्रवेश करने में सक्षम था। ली परिवार फैन परिवार के दूसरे बेटे से परिचित है, क्योंकि निंगमैन प्रांत की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने रास्ते का कुछ हिस्सा दूसरे बेटे के साथ तय किया था, जो प्रांत से लौट रहा था। उस दौरान दूसरे बेटे ने जानबूझकर एक अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश की, और चूंकि ली वांगशी के सबसे बड़े पोते ने कुछ वर्षों तक पढ़ाई की थी, इसलिए दोनों कविताएं सुना रहे थे और साहित्यिक आदान प्रदान में संलग्न थे। कई बातचीत के बाद वे एक दूसरे से परिचित हो गए। दाओ हुआ ने ठंडे स्वर में कहा, कितना सुविधाजनक है। फिर एक पल के लिए विचार करने के बाद उसने कहा, अब मेरे पास आपके लिए दो काम है। पहला, ली वांगशी के गृहनगर का दौरा करें और ली कबीले के नेता को यहां लाएं। यदि आप एक गवाह ढूंढ सके जो गुओ परिवार और ली वांगशी के परिवार के बीच लेनदेन के बारे में जानता हो, तो यह और भी बेहतर होगा। दूसरा, उन भिखारियों पर नियंत्रण रखना जो शहर में मेरी माँ की पुत्रवत अपवित्रता के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, खासकर उन लोगों पर जिनका गुओ परिवार के नौकरों के साथ संपर्क रहा है। काओ चुवान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, एक कबीले नेता को बुलाना आसान नहीं होगा। दाओ हुआ ने जिनलिंग गार्ड कमर का टोकन निकाला जो जियो येयांग ने उसे दिया था। यदि ली कबीले नेता सहयोग नहीं करना चाहते हैं, तो उन्हें यह दिखाएं। काओ चुवान की अभिव्यक्ति हल्की हो गई, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह ठीक से हो। दाओ हुआ ने वांग मैनमैन की ओर देखा, जिन्होंने तुरंत तैयार चांदी के नोट काओ चुवान को सौंप दिए। यह आपकी परेशानी के लिए है। दाओ हुआ ने काओ चुवान की ओर देखा, वर्ष का अंत निकट आ रहा है, इस चांदी को आपस में बांटने के लिए ले लो, जाओ और जल्दी लौट आओ। काओ चुवान ने चांदी का नोट लिया, धन्यवाद मिस। दाओ हुआ को चाय का कप उठाते हुए देखने के बाद वह जल्दी से बाल्ड के साथ चला गया। एक बार जब सभी लोग चले गए तो दाओ हुआ ने वांग मनमन से कहा, पैकअप करो, हम कल जल्दी हवेली लौट आएंगे।
वांग मैनमैन ने अपना सामान पैक करने की जल्दी की। अगली सुबह दाहुआ नाव को वापस निंगमैन प्रांत ले गया। शहर के प्रवेश द्वार में प्रवेश करने के बाद दाहुआ तुरंत यान परिवार के पास नहीं लौटा, बल्कि मुख्य सड़क पर जिंगलोंग जुआ हाउस के सामने चाय खाने में चला गया। एक बार निजी कमरे में बैठने के बाद दाहुआ ने जियोए को चांदी का एक टुकड़ा दिया और उसे जिंगलोंग जुआ हाउस से बटलर को बुलाने में मदद करने के लिए कहा। जियाओए ने चांदी को उत्सुकता से देखा लेकिन व्यथित चेहरे के साथ कहा, मिस, ऐसा नहीं है कि मैं अनिच्छुक हूं, लेकिन मेरे पास बटलर को बुलाने का साधन नहीं है। जिंगलोंग गैम्बलिंग हाउस का बटलर एक क्रूर चरित्र था, उसके जैसा कोई साधारण परिचारक किसी को बुला नहीं सकता था। दाओहुआ ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस इतना कहिए कि यान वेंटाओ और यान वेंकाई की बहन उसकी तलाश कर रही है। वह आएगा या नहीं यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। चांदी के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ और यह देखते हुए कि यह सिर्फ एक संदेश भेजने के लिए था, जियोए ने चांदी ले ली और टी हाउस छोड़ दिया, जिंगलोंग जुआ हाउस की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद दाढ़ी से भरे चेहरे वाला एक मोटा आदमी जियो र के पीछे पीछे आया। निजी कमरे में प्रवेश करने पर यूयू ने दाओहुआ पर नजर डाली, जो घूंघट पहने हुए थी। सावधानी से, क्या मैं जान सकता हूं कि वह महिला कौन है? दाओहुआ खड़ा हुआ और झुका, यान वेंटाओ और यान वेंकाई मेरे तीसरे और चौथे भाई हैं। उत्तरी सीमांत के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने मुझसे कहा कि अगर परिवार को कोई कठिनाई आती है तो मैं जिंगलोंग जुआ हाउस में आपसे मदद ले सकता हूं। यूयू की अभिव्यक्ति शांत हो गई और उसने अपनी मुट्ठी झुका ली, तो यह मिस यान है। शहर में यान परिवार के बारे में हाल की अफवाहों के बारे में सोचते हुए उसे स्थिति का अंदाजा था, लेकिन फिर भी उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि मिस यान को मुझसे क्या चाहिए? दाओहुआ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं बटलर से फैन तोनगजी की जांच में मेरी मदद करने के लिए कहना चाहूंगा। यह सबसे अच्छा होगा यदि आप वर्षों से उसके गबन और रिश्वतखोरी के सबूत पा सकें। फैन तोनगजी अपने पिता के मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार संभालने से पहले निंगमैन प्रांत में तोनगजी थी। जब उन्होंने परिवार के खेतों का निरीक्षण किया तो उन्हें स्थानीय किसानों के साथ बातचीत करना पसंद आया, जिनमें से कई ने उल्लेख किया था कि फैन तोनगजी ने सिंचाई चैनलों के निर्माण के लिए धन का गबन किया था। चूंकि फैन परिवार ने गुओ परिवार की शक्ति पर भरोसा करते हुए यान परिवार के खिलाफ गुओ परिवार के साथ खुलेआम साजिश रचने की हिम्मत की, दाओहुआ ने सोचा कि क्या गबन के सबूत सामने आने पर गुओ परिवार अभी भी फैन परिवार की रक्षा करने की हिम्मत करेगा। यूयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि दाओहुआ अफवाहों को दबाने में मदद मांगने के लिए उसके पास आ रही थी, लेकिन यह पता चला कि वह वास्तव में फैन तोनगजी की जांच कर रही थी। यूयू ने देखा और उसके सामने बैठी चाय पी रही युवा लड़की को देखा, जो वास्तव में यान 3 और यान 4 की छोटी बहन होने के योग्य थी। उसे मामलों को संभालने में किसी के पैरों के नीचे से गलीचा खींचना पसंद था। और सबूत मिलने के बाद दाओहुआ ने हैरान होकर कहा, भ्रष्ट और रिश्वत लेने वाले अधिकारियों को दंडित करना क्या जिनलिंग गार्ड का कर्तव्य नहीं है? यूयू का मुंह फड़क उठा। जिम्मेदारी से भागना वास्तव में चतुराई थी। यह सोचकर कि कैसे यान 3 ने एक बार उसकी जान बचाई थी, और उत्तरी सीमांत से हाल की खबरें जहां यान 3 और यान 4 ने फिर से खुद को प्रतिष्ठित किया था, उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इस मामले का ध्यान रखूंगा। दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बटलयू। इसके साथ ही उसने वांग मनमन की ओर देखा। वांग मैनमैन ने तुरंत अपना तैयार किया हुआ उपहार प्रस्तुत किया। दाओहुआ ने कहा, साल का अंत करीब आ रहा है। यह सराहना का एक छोटा सा प्रतीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अपमानजनक नहीं लगेगा बटलयू। यूयू ने तेजी से उपहार ले लिया, जिसमें बहुत सी बेहतरीन औषधीय जड़ी बूटियां दिखी, और उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि यान परिवार साधारण मूल का था, लेकिन उनके पास वास्तव में कुछ अच्छी चीजें थी। तो उनका जीवन उस समय का है जब यान 3 ने उन्हें बचाने के लिए 100 ईयर जिनसेंग के एक टुकड़े का उपयोग किया था। यूयू के खिलखिलाती मुस्कान के साथ चले जाने के बाद वांग मैनमैन ने दाओहुआ की ओर अनिश्चित रूप से देखा। मिस फैन तोनगजी की जांच के लिए बटलयू की तलाश करना देशों की तलाश करने की तुलना में बहुत कम सुविधाजनक है। इतनी दूर तक क्यों जाएं? दाओहुआ ने अपनी चाय के ढक्कन से कहा, हम गुओ परिवार के साथ काम कर रहे हैं, और गुओ परिवार जियो येयान का मात्र परिवार है। क्या आपको लगता है कि हम जियो येयान के लोगों का उपयोग कर सकते हैं? वांग मैनमैन तुरंत चुप हो गए, एक पल के लिए झिझके, फिर कहा, मिस, आप गुओ परिवार से निपटने की क्या योजना बना रही हैं? दाओहुआ ने चाय का ढक्कन नीचे रख दिया। उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी, बेशक उनके खिलाफ अपने तरीकों का उपयोग करके। चलो निवास पर वापस चलते हैं। यान निवास मुख्य प्रांगण में ली वांगशी और उनकी 2 बहुएं हंगामा कर रही थी।
मुझे कोई परवाह नहीं है, चूंकि मास्टर शिव ने मेरी बेटी को छुआ है, इसलिए आप सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। गलियारे की छत के नीचे मैडम ली और हान जिनरान ने तीन उपद्रवियों और ली जियाओमी को देखा, जो व्याकुल होने का नाटक कर रहे थे और घृणा के साथ पास में रो रहे थे। मेरी पोती एक पवित्र अछूती नौकरानी है, तीसरी लड़की है, आपके बेटे को उसे अपनी उपपत्नी के रूप में रखना होगा, अन्यथा हम इसे कभी जाने नहीं देंगे, ली वांगशी ने मैडम ली से अहंकार पूर्वक कहा। गुस्से में हान शिनरान को अब एक सम्मानित परिवार की महिला की मर्यादा की परवाह नहीं रही, उसने सीधे डांटा, यहाँ दिवास्वप्न देखना बंद करो, मैंने तुम्हारी पोती जैसी बेशर्मी कभी नहीं देखी, एक बड़ी लड़की खुद को एक आदमी की बाहों में फेंक देती है। किसी से टकराने के बाद न केवल वह वहां रुकती नहीं है, बल्कि वह हमारे परिवार में शादी भी करना चाहती है। क्या आप सभी पुरुषों की इच्छा से पागल हैं? यदि ऐसा है, तो सड़कों पर चले जाओ। तुम्हारे लिए वहां बहुत सारे पुरुष हैं, अपने आप को झोंकने के लिए। खान शिनरान सचमुच गुस्से से पागल हो गया था। पिछले 2 महीनों में ली परिवार की बेशर्मी से उसके मूल्य बार बार खंडित हुए थे। ऐसे शब्द उसने पहले कभी नहीं कहे होंगे, लेकिन अब उसे केवल यह महसूस हो रहा था कि उसके शब्द उतने तीखे या चुभने वाले नहीं थे। ली वांगशी की सबसे बड़ी बहू ने तुरंत जवाब दिया, घृणित। मास्टर शिव ने कितनी अपमानजनक शादी की है, एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला को बुलाया, मुझे लगता है कि वह ग्रामीण इलाके की एक धूर्त महिला जितनी भी अच्छी नहीं है। उसने मैडम ली की ओर देखते हुए कहा। तीसरी बहन, आपकी यह बहू अच्छी नहीं है, मुझे लगता है कि आपको उसे तलाक दे देना चाहिए। मेरी जियाओमी बहुत बेहतर है, एक बार जब वह आपके परिवार में शादी कर लेगी, तो वह निश्चित रूप से आपके प्रति संतान होगी। यह सुनकर हान शिनरान ने पागलों की तरह गुस्से में आकर कांपती उंगलियां उठाई और कहा, आप क्या है? क्या यह मेरे यान परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने की आपकी जगह है? तभी उसके पेट में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ और वह आए के साथ झुक गई। मैडम ली चौंक गई और उन्होंने तुरंत हान जिनरान का समर्थन करते हुए उत्सुकता से पूछा, जिनरान तुम्हें क्या हुआ है? हान शिनरान पीला पड़ गया, माँ मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। मैडम ली कुछ सोचते हुए घबरा गई और जोर से चिल्लाई, जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। हान शिनरान को ऐसी अवस्था में देखकर ली वांगशी को तुरंत पता चल गया कि वह गर्भवती हो सकती है और अपने भ्रूण को परेशान कर रही है। यह सोचते हुए कि उसकी पोती की शादी यान परिवार में कैसे होगी, वह उन्हें रोकने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। आपने हमें अभी तक स्पष्टीकरण नहीं दिया है, कोई भी नहीं जा रहा है। मैडम ली ने गहरे भाव से ली वांगशी की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, अगर मेरी बहू को कुछ हुआ, तो मैं वादा करती हूं कि आपका पूरा परिवार इसकी कीमत चुकाएगा। मैडम ली की तीखी नजर से ली वांगशी हिल गई, लेकिन जल्दी ही ठीक हो गई, उसके अपने परिवार को शक्तिशाली समर्थन प्राप्त था और वह उससे डरती नहीं थी। जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, आंगन के द्वार से शोर की आवाज आई, उसने अपना सिर घुमाया और एक दिव्य दिखने वाली लड़की को अंदर आते देखा। दाओ हुआ ने आंगन पर एक नजर डाली, जहां मैडम ली और हान जिनरान बड़ी आंखों से घूर रहे थे, और आंगन के केंद्र में ली वांगशी और उनकी बहू अपने सिर पीछे की ओर झुकाए हुए अहंकार से खड़ी थी, उनकी भौहें तुरंत एक साथ चिपक गईं। ये तुम वापस क्यों आए हो? जल्दी से अपने आंगन में लौट जाओ। दाओ हुआ को देखकर आश्चर्य हुआ, मैडम ली नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी ली परिवार के मामलों में शामिल हो और उन्होंने तुरंत उसे छोड़ने का आग्रह किया। यह सुनकर ली वांगशी की आंखें चमक उठी और उसने बेशर्मी से दाओ हुआ को नापते हुए कहा, तीसरी बहन, यह आपकी बेटी है ना? बुरी नहीं, बुरी नहीं। उसका रूप और फिगर मेरे सबसे बड़े पोते के लिए काफी उपयुक्त है। इन शब्दों पर मैडम ली गुस्से में आ गई, उसे डांटने ही वाली थी, तभी उन्होंने देखा कि वांग मैनमैन ली वांगशी के पास आया, उसकी पोशाक का अगला हिस्सा पकड़ लिया और उसके चेहरे पर स्मैक 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 मारा, उसके बाएं और दाएं तब तक वार किया जब तक कि ली वांगशी को 1 दर्जन से अधिक थप्पड़ों से चक्कर नहीं आ गया और वह विचलित नहीं हो गई। इस दृश्य से पूरा प्रांगण भयभीत हो गया, विशेषकर ली परिवार के सदस्य। पिछले 2 महीनों में, क्योंकि यान परिवार ने अपनी प्रतिष्ठा पर विचार किया था, भले ही लिस ने बड़ा उपद्रव किया, यान परिवार में से किसी ने भी उन पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। स्तब्ध ली वांगशी को देखते हुए वांग मैनमैन ने उसे जमीन पर गिराते हुए तिरस्कार व्यक्त किया, क्या बकवास है, मेरे परिवार की लड़की से चिपकने की हिम्मत। दाओ हुआ ने मैडम ली और हान जिनरान की ओर रुख किया, माँ, बड़ी भाभी को आराम करने के लिए अंदर ले जाओ, मैं यहाँ चीजें संभाल लूंगा। मैडम ली झिझक रही थी, उन्हें पता था कि ली वांगशी और उनकी बहू को कोई शर्म नहीं है, और उन्हें संदेह था कि उनकी बेटी उन्हें संभाल सकती है।
दाओ हुआ ने मैडम ली की चिंता को देखा और सीधे कहा, बड़ी भाभी ने अपनी गर्भावस्था को उत्तेजित किया होगा, बेहतर होगा कि आप जल्दी से उसका अंदर से समर्थन करें, इसलिए कुछ नहीं होगा। इन शब्दों पर मैडम ली घबरा गई। उन्होंने शांत दाओ हुआ की ओर देखा और अपनी बेटी को कई नौकरानियों और मैट्रन से घिरा हुआ देखकर वह हान जिनरान के साथ जल्दी से चली गई। तभी ली वांगशी को होश आया और उसने तुरंत अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल करने, रोने धोने, तमाशा बनाने और आत्महत्या की धमकी देने के बारे में सोचा। हालांकि जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक सफेद गोली उसमें घुस गई। ली वांगशी भयभीत हो गई। उसने अपना गला पकड़ लिया, जोर जोर से आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ली वांगशी की दो बहुओं ने यह देखा और उनके चेहरे बदल गए और वे पागलपन से उसकी ओर दौड़ी। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? उसका चेहरा लाल हो गया था और गर्दन सूज गई थी। ली वांगशी चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकाल सकी। बरामदे के नीचे बी शी एक कुर्सी ले आई, दाहुआ बैठने के लिए उसके पास चली गई, लापरवाही से आंगन में चल रहे पारिवारिक नाटक को देख रही थी, जबकि वह आलस्य से अपने हाथ में एक सफेद गोली लेकर खेल रही थी। जब ली वांगशी की बहुओं ने गोली देखी तो उन्हें अपना गला रुंधने लगा और वे चुप हो गई। तभी दाहुआ ने स्नेहपूर्वक कहा, आपने चिल्लाना क्यों बंद कर दिया है? जारी रखें, देखें कि क्या आप अपने मामले का बचाव करने और अपनी बात को सही ठहराने के लिए किसी को बुला सकते हैं। ली वांगशी और उनकी दो बहुओं को ठंड लग गई। उन्होंने यान निवास में उपद्रव करने का साहस किया क्योंकि यान परिवार को आपत्ति थी। मैडम ली और अन्य लोगों ने वास्तव में उनके साथ कुछ भी अति करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अगर यान परिवार को वास्तव में बहुत दूर धकेल दिया गया तो वे उनके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करेंगे। ली वांगशी की सबसे बड़ी बहू ने साहस जुटाया, आपने मेरी मां को किस तरह की दवा दी? मैं आपको बता दूं, यह मत सोचिए कि आपके पिता एक मजिस्ट्रेट हैं, आप कानूनविहीन कार्य कर सकते हैं। हमारे अपने लोग भी हैं। जब दाओहुआ ने ली वांगशी और उसके रिश्तेदारों की ओर देखा तो वह अचानक मुस्कुराई, उसकी आंखों में एक मजाकिया भाव था। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी ताकत नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपके जैसा मूर्ख और लालची किसी को नहीं देखा है। इसके साथ ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्हें बाद जैसे ही वह बोली, बी शी कई मैट्रन के साथ ली वांगशी की दो बहुओं की ओर बढ़ी। तुम क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने घोषणा की, मैं आपको बता दूंगा कि मेरा बेटा फैन परिवार के दूसरे युवा मास्टर का दोस्त है। अगर हमें कुछ भी होता है तो फैन परिवार का दूसरा युवा मास्टर निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ेगा। आप अपने लिए बर्बादी और अपमान लाएंगे। बी शी ने कुशलतापूर्वक उन तीनों को बांध दिया, फिर उनके मुंह को बदबूदार रुमाल से बंद कर दिया। यह देखकर कि दाओहुआ की नजर ली जियाओमी पर पड़ी, जो पास में कांप रही थी, बी शी जल्दी से उसके पास गया और उसे भी बांध दिया। दाओहुआ खड़ा हुआ और चार बंधी हुई शख्सियतों के पास पहुंचा। माँ पितृभक्ति रखती है, पिता प्रतिष्ठा की परवाह करते हैं। बहुत दूर जाना सही नहीं है और इसके अलावा दोनों शिक्षित हैं और तर्क के साथ समझाना पसंद करते हैं। यही कारण है कि आप जैसे लोग जो कोई शर्म नहीं जानते हैं, वे इतने लंबे समय तक हमारे घर में जंगली चलने में सक्षम है। लेकिन मैं अलग हूँ। मैं हमेशा चीजों को ताकत से निपटाना पसंद करता हूँ। मुझे बताओ, अगर मैं वास्तव में तुम्हें मार दूं, तो क्या तुम्हें लगता है कि गुओ परिवार और फैन परिवार किसी को तुम्हारे लिए खड़े होने के लिए भेजेंगे? इन शब्दों को सुनकर ली वांगशी और उसके रिश्तेदारों के चेहरे पर दहशत दिखाई दी। वे भयभीत होकर दाओहुआ की ओर देख रहे थे। दाओहुआ ने उपहास करते हुए कहा, इतने कम साहस के साथ आप एक अधिकारी के आंतरिक न्यायालय के मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस करते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पास जीवन बचाने के लिए कुछ है? तभी मैडम फैंग तेजी से यार्ड में आ गई। दाओहुआ को देखकर मैडम फैंग रुक गई, फिर जमीन पर ली वांगशी और उसके रिश्तेदारों की बंधी हुई आकृतियों को देखकर वह बिना किसी हिचकिचाहट के दाओहुआ की ओर चली गई। मिस ली वांगशी का पोता सड़क पर बेतहाशा सवारी कर रहा है, कई विक्रेताओं के स्टॉलों को नष्ट कर दिया है और यहाँ तक एक बूढ़े व्यक्ति का पैर भी तोड़ दिया है। अब वे लोग हमारे दरवाजे पर इकट्ठा हो रहे हैं और मालिक ने मुझे कुछ चांदी लाने के लिए भेजा है। दाओहुआ ने एक गहरी सांस ली, उससे अंदर जाने और मैडम ली को ढूंढने का इशारा किया, जबकि उसने ली वांगशी को घूरकर देखा और हवा में अपनी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, चूंकि उसे जंगली सवारी करना पसंद है, उसे इसे अच्छी तरह से करने दो। उसने किसी का पैर तोड़ दिया, क्षतिपूर्ति के लिए अपने पैर का उपयोग करें। दूसरों से अनदेखे, यान यंग ने तुरंत यान निवास छोड़ दिया।